जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा बेटा तीसरा सेशन है जिसमें हम 20 साल के पास्ट ईयर्स को डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। तो जिन लोगों ने बेटा आप हमारी लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, आई बटन पे आप क्लिक करके लास्ट की 2 वीडियोस को आप देख सकते हैं। मैं बेटा बार बार लास्ट की 2 वीडियोस के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम पिछली 2 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं उनको मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपका डाउट होगा मैं तो ही एक्सप्लेन करूंगा। और पहली 2 वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने डिस्कस करा था, और आप सभी को पता है कि इन वीडियोस का मोटिव क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच। आपकी एग्जाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए, उन दोनों चीजों पे हम काम करेंगे। सो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये वो सारे टॉपिक थे जो बेटा हम नंबर सिस्टम में हम कवर करेंगे। और बेटा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, आपको एक काम करना है, आप इस वीडियो को पॉज करेंगे क्योंकि बेटा मैं लगातार क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद क्या अप्रोच होना चाहिए था आप मेरे सॉल्यूशन से उसको मैच कीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 81 पे जाएं तो बेटा डेसिमल का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है। तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना है, पहले आप क्वेश्चन को अटेंटिव होकर पढ़ो, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर लाइक दिस। आपके पास 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द अबव नंबर रिप्रेजेंट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आपको डेसिमल में याद होगा, मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया था कि रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल ही ऐसे डेसिमल होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो आपको बेटा इस क्वेश्चन पे अप्रोच क्या होना चाहिए था। आपने देखा 1.1666, इसमें क्या रिपीट कर रहा है, 6। तो ये क्या है, 1.16 बार। इट मींस कि हम पहले ऑप्शन को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना नहीं था, आपसे बस पूछा है किस किस को हम लिख सकते हैं। तो बेटा पहले को हम लिख सकते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, 116 में से विदाउट बार माइनस करो, जितने को डेसिमल के बाद बेटा जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, और जितने बेटा विदाउट बार है डेसिमल के बाद उतने 0। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया, लेकिन आपको लिखना नहीं था, आपको सिर्फ बताना है कि है या नहीं है। आप सेकंड ऑप्शन देखो बेटा, 1.81 सॉरी 18118 क्या यहां पे डेसिमल के बाद कोई डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है, नहीं कर रही। क्या वो खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। इट मींस इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आप तीसरा ऑप्शन देखो, 2.01 001 0001, क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। P अपॉन Q की फॉर्म में आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखे जाते हैं या फिर रिपीटिंग, वो रिपीटिंग कैसा भी हो वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं, लास्ट के 2 सेशन में हमने इस बात को समझा था। तो बेटा मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऑप्शन नंबर 4 पे आओ, 1.454545 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.45 बार। आपको लिखना नहीं था, ये आपको सोल्व नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। तो बेटा इसका मतलब पहला और चौथा ही ऐसे ऑप्शंस है जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए थी, आपको ये कन्वर्ट नहीं करना, बस बताना था कि किस किस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। यानी कि 3 से तो डिविजिबल हो लेकिन 9 से डिविजिबल आपको नहीं चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा डिविजिबिलिटी का। करना क्या आपको, इसमें आपको 3 का और 9 का बेटा डिविजिबिलिटी रूल पता है। क्या होता है कि सम जो होगा उस नंबर के डिजिट्स का जो सम होता है वो 3 या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। आपको क्या करना है, बस आपको ऐड करो बेटा, 6 और 2 8 4 12, ठीक है, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 5 कितना आ गया, 28 और 1 29, 29 और 8 मेरे पास क्या आ गया बेटा 37, 37। यहां पे डिजिट्स का सम कितना है 37। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि क्या घटाएं, कि ये 3 से तो डिवाइड हो जाए लेकिन 9 से डिवाइड ना हो। तो देखो बेटा अगर मुझे 3 का मल्टीपल ही घटाना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं 1 घटाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 36, लेकिन ये तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी। मुझे ऐसा घटाना है जो उसके बाद वो 3 से तो डिवाइड हो लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे मैं 3 घटाऊंगा कितना आएगा, यानी कि 37 में से अगर मैं 4 घटाऊं, 37 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो मेरे पास कितना आया 33। 33 3 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स क्या है बेटा 3 से डिविजिबल, लेकिन क्या है 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ये आप ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते थे कि इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें, 3 करें, 4 करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें चार्ली। यानी कि इस नंबर में से अगर मैं 4 घटा दूं तो वो 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगा।
आपको इतने ही अप्रोच इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करनी है, ऐसे ही आपको उनको अप्रोच करना है, आइदर ऑप्शन के थ्रू और आइदर बेटा कॉन्सेप्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ बेल रिंग्स एवरी 5 सेकेंड, अ सेकेंड बेल रिंग एवरी 6 सेकेंड्स एंड द थर्ड वन रिंग एवरी 8 सेकेंड इफ ऑल द 3 रिंग्स एट द सेम टाइम एट 8 AM। अगर ये तीनों की तीनों जो रिंग बेल है बेटा सुबह 8 बजे अगर वो रिंग कर रही हैं, एट व्हाट टाइम विल दे ऑल रिंग टुगेदर, तो वो एक साथ रिंग कब करेंगी। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। एचसीएफ कब निकालेंगे, जब इक्वल डिवीजन का आपको सेंस मिलेगा। एलसीएम कब निकालते हैं, जब बेटा मल्टीपल की बात हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 3 बेटा बेल्स हैं, उसने क्या बोला कि पहले तो वो एक साथ बज रही है, यानी कि पहले बेटा 0 सेकंड पे, आगे देखो ये तो हर 5 सेकंड पे जा रही है, ये बेटा हर 6 सेकंड पे, और ये हर 8 सेकंड पे। तो पूछा है अगली बार एक साथ कब टॉल करेंगे या कब एक साथ वो रिंग करेंगे, तो इसका मतलब एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है बेटा, 5 6, क्योंकि देखो अगर पहली बार 0 सेकंड पे, अगली बार 5, अगली बार कब हो गई 10, अगली बार कब होगी 15 पे, ये अगली बार कब टॉल करेगी बेटा, कब रिंग करेगी 12 पे, एंड इट इज 18। ऐसे आप इसको देखोगे, मतलब काम किस पे कर रहे हैं हम, मल्टीपल्स पे कर रहे हैं। किसके मल्टीपल्स पे, 5 6 और 8 पे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बेटा 5 6 और 8 का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ का जो 2 है वो किस में आ गया, 8 में। क्या बचा बेटा मेरे पास 3, 8 पंजे 40 दिया 120। इट मींस 120 सेकंड पे, ठीक है, 120 सेकंड के बाद वो क्या करेंगे बेटा, दोबारा एक साथ रिंग करेंगी। और 120 सेकंड का मतलब क्या है, 2 मिनट। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकंड, तो 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट। इट मींस 8 बजे के बाद तो अगली बार कब रिंग करेंगी, 8:02 पे। कौन सा ऑप्शन है देखो, तो बेटा 2 मिनट पास्ट 8, यानी कि 8:02 पे, दैट इज ब्रावो। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत तरीके से आएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आता है रेस की फॉर्म में भी आता है। कैसे कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, 3 दोस्त हैं बेटा जो इस रेस को स्टार्ट कर रहे हैं एक साथ। इसका मतलब पहली बार जब वो एक साथ थे सारे के सारे कब है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब एक पर्सन है जो इस रेस को बेटा एक चक्कर लगा रहा है 5 मिनट में, दूसरा है जो उस चक्कर को लगा रहा है बेटा 10 मिनट में, और तीसरा लगा रहा है 15 मिनट में। तो बताओ कि अगर वो एक साथ रेस को शुरू करेंगे तो अगली बार वो कब आके मिलेंगे, मतलब एलसीएम पूछ रहा है क्योंकि मल्टीपल पे काम कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये ट्रैफिक लाइट के ऊपर भी आ सकता है, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा में क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। अगर मैं 1 से लेके 100 तक सारे प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दे हम, तो उसमें उसकी आखिरी डिजिट क्या होगी। तो देखो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं किसी भी इवन नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा 5 में, तो बेटा आखिरी डिजिट हमेशा क्या आती है, 0। अगर मैं किसी भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करूं 5 में, तो बेटा आखिरी डिजिट हमेशा क्या आएगी, 5। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैं 1 से लेके 100 तक सारे प्राइम को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आपने देखा सबसे छोटा प्राइम होता है 2, इसके बाद क्या आएगा 3, इसके बाद क्या आएगा 5। 5 के अंदर किससे मल्टीप्लाई किया, इवन से, यानी कि 2 से। आपको एक ही 2 चाहिए बस, तो बेटा आखिरी डिजिट हमेशा क्या आएगी, 0। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्फा। ठीक है, आपको इसी तरीके बस आपको कॉन्सेप्ट बेटा याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस पे आसानी से अप्रोच करेंगे। अगर आप 2003 से लेके 2023 तक अगर बेटा सीडीएस के पेपर को एनालिसिस करोगे, इसको एनालाइज करोगे, तो आप देखोगे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत आसान क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन उन पे अप्रोच करना तभी पॉसिबल है जब आपको वो चीजें आती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि लेवल किस तरीके से अप किया है यूपीएससी ने। क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या बोल रहा है, अ 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज 5। ठीक है, एक 10 डिजिट का नंबर है जो कि 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिजिट एट द 10th प्लेस इन द गिवन नंबर। 10th प्लेस की बात कर रहा है। तो देखो बेटा अगर एक 10 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको पता है यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए था कि अगर कोई नंबर बेटा अगर 5 से डिवाइड होता है तो क्या होता है, आखिरी डिजिट या तो होती है 0 या फिर होती है 5। अगर हम 4 के डिविजिबिलिटी के रूल पे ध्यान दें तो क्या होता है, आखिर की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। बस आपको यही करना है।
अगर 5 से डिविजिबल है तो आखिरी डिजिट या तो होगी बेटा 0, या फिर आखिरी डिजिट क्या होगी आपके लिए, आप बोलोगे कि सर या तो आखिरी डिजिट होगी 5। तो अगर बेटा यूनिट प्लेस 0 है 5 के केस में, तो आखिर की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किससे, 4 से। तो 4 के लिए यहां पे क्या क्या हो सकता है, आप बोलोगे 0 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है बेटा, इसके बाद 4 हो सकता है, इसके बाद 6 हो सकता है, और यहाँ पे 8 हो सकता है। यानी कि आखिरी की 2 डिजिट क्या जाएंगी, इस तरीके से होंगी। ये वो सारे नंबर है जहां पे क्या होगा बेटा, नंबर 2 से नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी होगा। क्लियर है। अब अगर बेटा लास्ट में हुआ 5, क्या कोई ऐसा नंबर है जो यहां पे आप पुट करो टेंस प्लेस पे और ये नंबर आखिर की 2 डिजिट क्या हो जाए, 4 से डिविजिबल हो जाए। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको देखो बेटा, तो टेंस प्लेस हमारी क्या क्या हो सकती है, अगर आप देखेंगे तो टेंस प्लेस हमारी हो सकती है 0, 2, 4, 6, 8। किस ऑप्शन में है, 0, 2, 4, 6, 8। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। आपको देखो कुछ क्वेश्चंस आपको बेटा मैनुअली अप्रोच करने पड़ेंगे, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको ऐसे ही अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस पे, और आपने देखा होगा विद इन 30 सेकंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको बेटा कॉन्सेप्ट आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बाय एडिंग x to 1254934 द रिजल्टिंग नंबर बिकेम डिविजिबल बाय 11, while adding y to this make the resulting number divisible by 3. So which one of the following is the set of values for x and y? कुछ नहीं करना, आपको पता है कि यार इसका कहने का मतलब है कि इसमें क्या ऐड करें कि वो 11 से डिवाइड हो जाए, इसमें क्या ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। यानी कि आपको काम किस पे करना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 एंड 3। तो 11 का डिविजिबल रूल अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाओ, और राइट वाले में से लेफ्ट वाले को 4 में से 3 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 2 गया 3, सबको ऐड कर दो, यहाँ पे क्या बचा 1। तो 5 3 8 9 और 1 10। तो बेटा इस 10 को 11 से डिविजिबल करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। इट मींस x की वैल्यू क्या है, 1। आगे उसने क्या बोला है कि 1254934 में क्या ऐड करें, तो ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो अब आपको बताया था मैंने कि जब हम ऐड करेंगे जहां पे 3 दिखेगा, यानी कि 3 का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स बेटा शुड बी डिविजिबल बाय 3। 2 और 1 3 छोड़ दो, 5 और 4 9 छोड़ दो, 9 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, तो 4 है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे इसकी बेटा डिजिट्स का सम कितना आया, 4। 4 में क्या ऐड करूं कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो आपने बोला कि सर -1 ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करना है, -1। क्या जाएगा वो 3। क्या वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो x की वैल्यू तो गई मेरे पास 1 एंड y की वैल्यू क्या गई मेरे पास -1। देख लो बेटा किस ऑप्शन में आ रहा है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। ब्रावो इज द आंसर। क्लियर है। बस एक लैंग्वेज को थोड़ा सा उसने अलग तरीके से बोला है, आपको बेटा डिविजिबिलिटी पे काम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स their SCF, the sum of LCM and SCF is 600. If one of the number is 80, then what is the other number? तो अगर आपने बेटा लास्ट सेशन देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को यूज करना है, दैट इज LCM इंटू SCF इज इक्वल टू A इंटू B, जहां पे A और B क्या है, 2 नंबर्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ, क्वेश्चन में क्या बोला कि LCM इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ देयर SCF, और LCM और SCF का जो सम है वो कितना गिवन है बेटा, 600। तो अगर मैं यहाँ पे LCM की वैल्यू पुट करूं तो आप क्या बोलोगे, 14 इंटू SCF प्लस SCF इज इक्वल टू 600। बेटा एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 टाइम्स ऑफ SCF इज इक्वल टू 600। तो SCF की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 40। अगर SCF 40 आ गया तो LCM कितना होगा, यहाँ पे SCF की वैल्यू रख देंगे 14 इंटू 40। बस आपको इस फॉर्मूले में बेटा इस वैल्यू को पुट करना है। LCM कितना है, ठीक है, 14 इंटू 40 इंटू SCF कितना है आपका 40 इज इक्वल टू वन ऑफ द नंबर कितना है बेटा 80, आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे देखो 40 से बेटा 2 बार गया, 2 से काटेंगे कितनी बार गया, 20 बार गया। तो बेटा B की वैल्यू कितनी आ गई, 14 टू 28। सो जो दूसरा नंबर है वो कितना है बेटा 280। डेल्टा इज द आंसर। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी कि आपको बेटा किस तरीके से अप्लाई करना है। और देखो ये सॉल्व करने में मैं आपको इतना इसको लिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, ये बेटा सेकंड्स में होती हैं सारी चीजें, विद इन 30 सेकंड्स आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है।
आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द टू नंबर हैव 16 एज इज एज देयर एचसीएफ एंड 146 एज देयर एलसीएम, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर देयर। अब आपको क्लास में याद होगा मैंने आपको बताया था, उसने क्या बोला है कि दो नंबर का एचसीएफ कितना है 16, दो नंबर का एलसीएम कितना है 146। मैंने आपको बताया था कि पहली चीज आप चेक करो क्या एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ से डिविजिबल है, क्योंकि अगर एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल होगा तो ही हम नंबर ऑफ पेयर फाइंड करेंगे। अगर एलसीएम डिविजिबल ही नहीं है इसका मतलब ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक बार बताओ बेटा, क्या 146 16 से डिविजिबल हो रहा है? तो आप बोलोगे कि सर नहीं हो रहा। तो अगर डिविजिबल नहीं हो रहा मतलब ए और बी की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ हमेशा नंबर को डिवाइड करता है और एचसीएफ हमेशा एलसीएम को भी डिवाइड करता है। तो अगर आपको याद होगा मैंने लिखवाया था कि अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी जिनका एचसीएफ अगर एच है तो मैं इसको लिख सकता हूं एचसीएफ इंटू फैक्टर 1 और इसको भी लिख सकता हूं एचसीएफ इंटू, इट मीन इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ इज अ मल्टीपल ऑफ नंबर, तो हमेशा इनको डिवाइड करेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों का एलसीएम, अगर ए और बी का एलसीएम ये है तो इसको क्या लिख सकते थे एचसीएफ इंटू फैक्टर 1 इंटू फैक्टर 2। तो एलसीएम में भी क्या दिखा एचसीएफ, इसीलिए मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया था कि एचसीएफ हमेशा नंबर को भी डिवाइड करेगा और एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, तभी मेरे पास ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या पाया कि जो एचसीएफ है ना वो एलसीएम को डिवाइड ही नहीं कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारे इसमें डायरेक्ट 0। सो देयर आर नो सच वैल्यूज विच सेटिस्फाइड दी गिवन कंडीशन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, what is the least number which when divided by 7 9 and 12 leaves the same remainder 1 in each case। अब आपको लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होना है। क्या बोला उसने, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है हर केस में 1 आ रहा है। तो डिवाइडेड बाय मतलब लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था डिवाइडेड बाय मतलब होता है एलसीएम, डिवाइड्स द मतलब होता है एचसीएफ। यहां से आपको समझ आ गया कि मतलब हमें 7 9 और 12 का एलसीएम निकालना है, उसके बाद क्या करना है जो सेम रिमाइंडर होता है उसको ऐड करेंगे। क्लियर है? अगर अलग अलग रिमाइंडर होते तो उसको आगे जाके देखेंगे। तो बेटा 7, 9, 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका, ये प्राइम नंबर है, ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे बेटा 4 इंटू 3, तो 7 इंटू 9 इंटू 4 आपको पता है क्या आ गया हमारा एलसीएम। उसमें क्या करेंगे बेटा जो सेम रिमाइंडर है उसको ऐड करेंगे। बहुत से लोग चाहेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर लें, उससे आसान तरीका क्या है, पहले आखिरी डिजिट पे काम करो। ठीक है, 7 9 जा 63, 3 4 तिया 12 का 2 और 1 3, दो ऑप्शन में है, आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सोचो इतने में अगर आपका एक ही ऑप्शन होता बस आप मल्टीप्लाई से बच जाते, लेकिन अगर दो ऑप्शन है तो आपको बेटा सोल्व करना पड़ेगा। तो 28 इंटू 9 प्लस 1 दैट इज 9 8 जा 72, 7 कैरी गया, 18 और 18 और 7 कितना जाएगा बेटा 25। तो 252 में 1 ऐड किया दैट इज 253। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 7 9 12 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या देगा 1। तो आंसर क्या है आपका 253। देख रहे हो ना, अब कितने आसान आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये आसान तब है जब आपको बेटा कॉन्सेप्ट पता है। आपको बेसिक से देखो कितने आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार खुद अपना इस पे दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, असर्शन क्या गिवन है बेटा हमें कि √5041/6889 क्या एक रेशनल नंबर है, ये पूछा है, हमें नहीं पता है या नहीं है, चेक करेंगे। रीजन क्या दिया है उसने इसके रेशनल होने का, बेटा रीजन ये दिया है कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। अब आपने देखा कि सर अगर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इट इज अ टाइम टेकिंग, आपका टाइम ज्यादा खराब होगा। आपने सोचा कि सर ये स्टेटमेंट अब ऐसा है जिसको आप एकदम से चेक कर सकते हैं। उसने क्या बोला है कि किसी भी रेशनल नंबर के स्क्वायर रूट हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। अपनी मर्जी से कोई भी बेटा रेशनल नंबर ले लो, तो 1/2 एक रेशनल है बेटा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर रूट होगा 1/√2। बेटा √2 एक कैसा नंबर है, आपको याद होगा √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल है। इरेशनल में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा वो क्या रहेगा एक इरेशनल में। अगर आप किसी भी रेशनल को मल्टीप्लाई करो, रेशनल को ऐड करो, किसी रेशनल को आप डिवाइड कर रहे हो इरेशनल से, ठीक है, समटाइम्स हमेशा क्या आएगा वो, समटाइम्स इट विल बी अ रेशनल एंड समटाइम इट विल बी अ इरेशनल। लेकिन उसने क्या बोल दिया
हमेशा एक रेशनल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, इरेशनल। बहुतों के मन में दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 1/9 होता तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए ना, भाई ये भी तो एक रेशनल है, इसका स्क्वायर रूट करा तो क्या आएगा 1/3, लेकिन 1/3 एक कैसा नंबर है, रेशनल। तो ये गलत क्यों हुआ, हमेशा नहीं आ रहा ना, कभी रेशनल आ रहा है और कभी इरेशनल आ रहा है। जब आपका रीजन ही गलत हो गया, ठीक है, आपको इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो अप्रोच है इस क्वेश्चन पे ये होना चाहिए था। फिर भी इसको सोल्व कैसे करना है मैं आपको भी बता दूंगा। रीजन गलत कितने ऑप्शन में है बेटा, एक ही ऑप्शन में होता है, चार्ली। चार्ली इज द आंसर। लेकिन अब देखो, फिर भी अगर मुझे चेक करना है, आपको चेक करना आना चाहिए। ये तो था कि आपको आपकी एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, वो ये था। लेट्स से मुझे चेक करना है कि 5041 डिवाइडेड बाय 6889। अगर फिर भी ये चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो बेटा स्क्वायर रूट निकालने का आसान तरीका क्या है, लेट्स से आपको निकालना है 5041 का स्क्वायर रूट, तो लास्ट में क्या है 1। आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया भी था कि डेसिमल में, अगर आपको ये रूल याद है कि बेटा डेसिमल में जो डिजिट्स होती है डेसिमल सिस्टम में, वो बेटा हमारे पास 10 होती है, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसकी आखिरी डिजिट हमेशा क्या आएगी, 0। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है तो स्क्वायर करने पे हमेशा क्या आएगा, 1। ऐसे आप सबको लिख लोगे बेटा, तो 3 के स्क्वायर पे 9 मिलेगा, 4 के स्क्वायर पे आपको 6 मिलेगा, 5 के स्क्वायर पे हमेशा 5 मिलेगा, 6 के स्क्वायर पे बेटा 6 मिलेगा, 7 के स्क्वायर पे लास्ट में आपको 9 मिलेगा, और 8 के स्क्वायर पे क्या मिलेगा, 4, और 9 के स्क्वायर पे क्या मिलेगा, 81। इट मीन्स यहां से आप कह सकते हो कि अगर 1 आया है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी भी नंबर का और लास्ट में क्या रहा है 1, तो 1 कब आया होगा, या तो 1 के स्क्वायर पे आता है 1, और या फिर 9 के स्क्वायर पे आता है। यानी कि अगर ये किसी का स्क्वायर है तो उस नंबर के लास्ट में क्या रहा होगा, या तो 1 और या फिर 9। ये बेटा स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट तरीका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक डिजिट छोड़ दो, क्या बचा 50। एक ऐसा नंबर अपने दिमाग में सोचो जिसका स्क्वायर या तो 40 के या तो 50 के बराबर है, या फिर बेटा 50 से छोटा है। तो आपने देखा कि सर 7 7 जा 49, ठीक है, जो कि इससे छोटा है। तो इसका मतलब बेटा या तो ये 71 का स्क्वायर रहा होगा, और या फिर ये 79 का स्क्वायर रहा होगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं करना था, मैंने आपको इसका आंसर निकालना बताया। आपने पहला स्टेटमेंट देखा, आपको टाइम लग रहा था, आपने सेकंड पे काम किया, सेकंड क्या आया, गलत, आपका आंसर हो गया। लेकिन फिर भी आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है मैं आपको ये समझा रहा हूं। अब इनमें से कौन सा आंसर लगाएं, बेटा हमारे पास क्या है 50। ऐसा हमने कौन सा नंबर चूज किया है जिसका स्क्वायर ये है, हमने लिया था 49। इसके अगले वाला स्क्वायर देखो वो क्या होगा बेटा 64। बस आपको ये चेक करना है कि 50 किसके पास है। 50 जो नंबर यहाँ पे गिवन है ये छोटे वाले के पास है या बड़े वाले के पास है। तो आपने देखा कि सर छोटे वाले के पास है, तो इन दोनों में से जो भी छोटा है वो आंसर, यानी कि ये 71 का स्क्वायर है। अगर ये नंबर जो यहाँ पे गिवन है ये बड़े वाले के मतलब इससे एक पहला स्क्वायर, इससे एक बाद वाला स्क्वायर, बस ये चेक करना है कि ये किसके पास है। ये छोटे वाले के पास है, छोटा वाला आंसर। ये बड़े वाले के पास होता तो बड़े वाले के मतलब आंसर होता। अब आपको चेक करना है, चेक करके देख लो बेटा 71 का स्क्वायर। अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, उसका एक तरीका और है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 7 जा 7, 7 1 जा 7, दोनों को ऐड करेंगे 14 का 4 कैरी गया 1, 7 7 जा 49, 1 कितना गया बेटा 50। देखो 5041 आ गया नहीं आ गया। तो इसी तरीके से आप सेकंड वाले को भी चेक करेंगे। अब हो सकता है कि आप में बेटा बहुत बच्चों को ये दिक्कत हुआ होगा कि सर आपने कैसे कर दिया, लेकिन ये बेटा क्लास में प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आपको स्क्वायर रूट इजीली निकालना आना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे करना है, किसी का हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, किसी का क्यूब कैसे निकालना है। क्लियर है मेरी बात, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी। आपको मैंने अप्रोच बताया पहले, उसके बाद फिर ये स्क्वायर रूट निकालना बताया। इसका बेटा आप मेरे को खुद निकाल के बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 3.292929 अप टू इनफाइनाइट। ये क्या है, एक इंटीजर है, पता नहीं हो सकता है, एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, एंड नॉट अ रियल नंबर। तो देखो आपने देखा कि सर ये तो नंबर है हमारे पास 3.29 बार। अगर बार है तो आपको पता था इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो मतलब रेशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, क्या पता वो डिवाइड हो जाए किसी से। मतलब चार्ली और डेल्टा तो आंसर नहीं है।
अब आपको सिर्फ इन दोनों पे चेक करना है कि कहीं ये इंटीजर तो नहीं है, क्या पता बेटा ये क्यू एक ऐसी वैल्यू है जो पी को डिवाइड कर दे, बस वो चेक करना है। तो बेटा 329 मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था, पूरे नंबर को लिखो, उसमें से विदाउट बार को माइनस करो, -3। बस डेसिमल के बाद देखो कितने बेटा डिजिट्स के ऊपर आपके पास बार है, जितनों के ऊपर बार उतने 9, जितने बेटा विदाउट बार उतने 0। यहाँ पे आपको क्या मिला, तो ये मिलेगा 326 डिवाइडेड बाय 99। बस ये चेक करना था आपको कि क्या 326 99 से डिवाइड हो रहा है। अगर 99 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि वो इंटीजर है, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको देखते हैं ऐसे और बेटा एक रेशनल नंबर लगा देते हैं। यहाँ पे ठीक है हमारा आंसर ये है, लेकिन आपको चेक करना आना चाहिए, क्या पता ये एक ऐसा नंबर आ जाए जो 99 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब आपको बेटा 99 का रूल आता है ना, राइट साइड से 2-2 के पेयर बनाओ, सबको उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। तो 26 और 3 कितना गया, 29। क्या बेटा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा तो इट इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ द नंबर q, q+2 एंड q+6 आर ऑल प्राइम, सारे कैसे हैं, प्राइम, देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ 3q+9। देखो इसमें कभी भी अगर बेटा आपको 3 प्राइम देना, अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम दे, आपको बोले कि यार ये 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है, ये 3 लगातार वाले प्राइम है, तो ध्यान रखना आपको उनके डिफरेंस पे काम करना है। किस पे काम करना है, डिफरेंस पे। यहाँ पे आप देखो उसने क्या बोला, q+2 एंड q+6 आर प्राइम, आप तो काम किस पे करना है, डिफरेंस पे। इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे देखा 2, बेटा इन दोनों का डिफरेंस देखो, आपको क्या दिखा, 4। मतलब ये ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है जिनके बीच का गैप कितना है बेटा, 2 और 4। अगर आपको क्लास में याद होगा मैंने बेटा प्राइम के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट आपको लिखाए थे, वो क्या क्या थे, ध्यान से लिखो इनको। ठीक है, रिवाइज करो। पॉइंट नंबर 1 कि 2, 3, 5 एकमात्र ऐसा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का बेटा ये ट्रिपलेट है, 3 प्राइम का ट्रिपलेट है। देखो गैप देखो, 2 और 3 का गैप 1, 3 और 5 का गैप 2। ये ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम का बेटा एक ट्रिपलेट है जिसमें गैप पहले 1 है फिर 2 का है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कभी भी 3 प्राइम दे आपको डिफरेंस पे काम करना है। पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद रखना था बेटा, 3, 5 और 7 ये एकमात्र ऐसा 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम का ट्रिपलेट है जिसका गैप कितना है बेटा, देखो 3 में से 5, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। यहाँ पे पहले गैप 1 का है फिर 2 का है, यहाँ पे बेटा गैप हमेशा कितने का है, 2 का। ये 2 ऐसे बेटा ट्रिपलेट हैं प्राइम नंबर्स के जो अपने आप में यूनिक हैं। इनके अलावा इनफाइनाइट तक कोई भी ऐसा बेटा ट्रिपलेट एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें पहले गैप 1 का हो फिर 2 का हो, या मतलब गैप कितने का हो, 2 का हो। अब उसने, लेकिन हमें नहीं चाहिए, ये तो मैंने आपको समझाया कि आपको पता होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, पहले गैप 2 का और फिर उसके बाद गैप 4 का। बेटा देखो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो ना तो आपको पता है कि मैं सारे नंबर आपको लिखवा के रखता हूं, चाहे वो 2 डिजिट के हो फिर चाहे वो 3 डिजिट के हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं बेटा जिसमें पहले गैप 2 का है फिर उसके बाद गैप 4 का है, आपको इंस्टेंट पता होना चाहिए। पता होता तो ये क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा। क्लियर है, इतना टाइम नहीं लगेगा, ये तो समझाने में आपको इतना टाइम लग रहा है। देखो आपने देखा कि सर 5, 7, 11 पहले गैप कितने का है, 2 का, उसके बाद गैप देखो कितने का है, 4 का। उसके बाद आप देखोगे 11, 13 और 17, देखो पहले गैप कितने का है, 2 का, उसके बाद गैप कितने का है, 4 का। इसके बाद देखो आप क्या बोलोगे, 17, 19 एंड 23, बेटा पहले गैप कितने का है, 2 का, उसके बाद गैप कितने का है, 4 का। उसके बाद आप यहां पे देखोगे बेटा आपको नंबर मिलेगा 41, 43 एंड 47, 41, 43 एंड 47। गैप देखो पहले 2 का उसके बाद फिर 4 का। 100 तक, ठीक है ध्यान रखना, 100 तक यही ऐसे नंबर हैं बेटा, यही 4 ऐसे नंबर हैं, यही 4 ऐसे ट्रिपलेट हैं। मैं 100 तक बोल रहा हूं, इसके अलावा और भी आएंगे। ठीक है, जिसमें गैप कितने का है, पहले 2 का उसके बाद फिर कितने का है बेटा, गैप कितने का है, वहां पे 4 का है। उल्टा भी कर सकते हो, पहले गैप 4 का उसके बाद फिर गैप 2 का, ये काम आपका हो गया। ऐसे सारे प्राइम आप लिख लेना 100 तक जिसमें पहले गैप कितने का है, 4 का, उसके बाद गैप कितने का है, 2 का। जैसे मैं आपको एक लिख के दिखाता हूं, आप इसको कर सकते थे 7, 11 और 13। ये ऐसा एक प्राइम का बेटा देखो ट्रिपलेट है जिसमें गैप कितने का है, पहले 4 का है उसके बाद 2 का है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको एक और नंबर पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 41, 47
एंड 53। ये 2 डिजिट में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये हर 100 नंबर पे ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसमें बेटा गैप कितने का है, 6 का। देखो 41 और 6 47, 47 और 6 53। ये एकमात्र ऐसा 2 डिजिट का बेटा ट्रिपलेट है जिसमें गैप कितने का है, 6 का। एंड दैट इज ऑब्जर्वेशन। देखिए ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है ये कोई कॉन्सेप्ट है, ये बस ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो एग्जाम में आती है और आपको पता होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा ये कुछ प्राइम नंबर से ध्यान रखना। अच्छा 3 डिजिट में ऐसा नंबर जिसमें गैप 6 का हो, तो मैं उसको भी लिखा देता हूं आपको। वो है बेटा 151, 157 और उसके बाद 163। ठीक है, अब 3 डिजिट में एकमात्र नहीं है, 3 डिजिट में मेरे पास, मैंने आपको क्या बताया, हर 100 नंबर पे एक पेयर मिलेगा, यानी कि 100 से लेके 200 के बीच में ये एकमात्र है। ऐसे ही बेटा 200 से 300 के बीच में एक पेयर ऐसा मिलेगा मेरे को, एक ट्रिपलेट ऐसा मिलेगा जिसमें बीच का गैप कितने का होगा, 6 का। तो ये 2 आपको पता होना चाहिए, कभी भी आ सकते हैं। तो 200 से नीचे ऐसे कितने बेटा ट्रिपलेट हैं प्राइम नंबर्स के जिनके बीच का गैप 6 है? तो 2 ट्रिपलेट है, एक तो 41, 47, 53 या 151, 157 और 163। ये आपको क्लास में पता होना चाहिए। अब अगर आपको ये बात समझ आई होगी तो बेटा इस क्वेश्चन पे अप्रोच देखो कैसे करना है। आपको समझ आया कि सर या तो क्यू की वैल्यू क्या रही होगी, 5। क्लियर है? मेरे पास यहां से 3 ऑप्शन मिले, या तो क्यू क्या होगा 5, या फिर बेटा क्यू क्या रहा होगा 11, या फिर क्यू क्या रहा होगा 17, और या फिर क्यू क्या रहा होगा 41। आपको बस ये बताना है कि 3Q + 9 क्या रहा होगा। अगर ये रहा होता 5 तो देखो 5 या 15, 15 में अगर आप 9 ऐड करोगे कितना गया 23। क्या ऑप्शन में आ रहा है? नहीं है, मतलब उसने इसको काउंट नहीं करा। आपने क्यू की जगह रखा 11, 11 या 33। ठीक है, 33 और 9 कितना गया बेटा 42। हाँ, इसने इसको काउंट किया है। उसने पूछा है ना कि बताओ 3Q + 9 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो एक वैल्यू क्या आई बेटा यहाँ पे हमारे पास 23, यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आई 42। अगर मैं 17 रखेगा 17 या 51, 51 और 9 कितना गया बेटा 60, 60 भी हो सकती है। मैंने क्यू की जगह रखा 41, आपको रखना ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, आपके पास ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो इसका मतलब बेटा 3Q + 9 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आइदर 42 और 60। डेल्टा इज द आंसर। आपको कॉन्सेप्ट बेटा समझना है कि इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कभी भी 3 ट्रिपलेट आपके पास प्राइम है तो आपको अप्रोच क्या करना है, पहले उनके डिफरेंस देखो। अगर डिफरेंस होता 1 और 2 मतलब 2 3 5 है। अगर डिफरेंस होता 2 और 2 मतलब 3 5 7 है। अगर डिफरेंस होगा पहले 2 फिर 4 तो मतलब इन चारों में से कोई एक है। अगर 6 का डिफरेंस है और बेटा 100 से छोटा नंबर है ये होगा, 200 से छोटा नंबर है, 100 से बड़ा नंबर है तो ये होगा। ठीक है, ये बेसिक अप्रोच है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में ध्यान से पढ़ा है तो ये बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आना चाहिए। तो 2 इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो मैंने बताया था इट मे बी रेशनल और इट मे बी इरेशनल नंबर। ठीक है, लेट्स से बेटा √2 एक इरेशनल है, ठीक है, √5 भी एक इरेशनल है। मैंने दोनों को ऐड किया, क्या मिला, मेरे को एक इरेशनल नंबर मिला। लेकिन यहां पे आप ध्यान दो बेटा 2 + √2 एक इरेशनल है और 2 - √2 जो कि इसका कॉन्जुगेट है ये भी एक इरेशनल है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो, अगर दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला 4। लेकिन क्या 4 एक इरेशनल है? नहीं, 4 इज अ रेशनल। तो ध्यान रखना अगर कभी भी आप 2 इरेशनल नंबर को ऐड करोगे ना बेटा तो हो सकता है आपको एक इरेशनल नंबर मिले और हो सकता है आपको एक रेशनल नंबर मिले। तो आंसर क्या होगा, उसने बोला है इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, गलत हो गया। मे बी रेशनल और इरेशनल, सही हो गया। अब ये अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से आनी चाहिए। इसका मतलब एक और बात है, आपको बेटा मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी क्लास में, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, क्या इरेशनल नंबर इसको बेटा शो करते हैं? तो आपको पता होगा कि 2 नंबर ऐड करने पे हमेशा इरेशनल नहीं आ रहा। इट मींस क्लोजर अगर आपको याद है अच्छे से, इसका मतलब बेटा इरेशनल नंबर इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। अब ये क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको ये पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 94 कि 2 + 52 52 52 अप टू इनफाइनाइट जा रहा है। P अपॉन Q की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, अपनी लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q अपॉन P, तो Q अपॉन P की वैल्यू पूछिए। बेटा देखो इसका मतलब क्या है, 52 अपने आप को रिपीट कर रहा है,
अगर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर अपने आप को रिप्रेजेंट कर, अगर आपको रिपीट करता है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं बेटा, बार लगाते हैं। डेसिमल के बाद अगर बार लगा हुआ है डिजिट के ऊपर तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो 2.52 उसको लिखा बेटा। कन्वर्ट करने का तरीका, पूरा नंबर लिखो, विदाउट बार को माइनस करो, अपॉन डेसिमल के बाद ये देखो कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, 99। कितनों डेसिमल के बाद कितने के ऊपर बेटा विदाउट बार है, एक के भी नहीं है। आपको क्या आ गया यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, क्या 250 बेटा 99 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्लियर है ना मेरी बात, नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज लिख देंगे। आपसे क्या पूछा है, Q अपॉन P, तो Q कितना गया 99 डिवाइडेड बाय P कितना है बेटा 250। अब यहां से बच्चे इसमें गलती करते हैं, यहां से वो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको याद है 25 250, देखो ये अच्छा नंबर है इन द सेंस, अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये कितना जाएगा, 4 9 जा 36, कैरी गया बेटा 3, 9 4 जा 36 और कितना गया 396 डिवाइडेड बाय 25 चौका, मतलब ये क्या बन गया 0 0। यहां पे आपको क्या रखना था कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इज इक्वल टू क्या देता है मुझे 10 की पावर n। अगर आपको याद होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो बस मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल बना दिया, 10 की पावर में मैंने इसको लिख दिया और 10 की पावर में लिखा, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा 0.396। विदाउट एनी कैलकुलेशन आपका आंसर आ गया डेल्टा। इसके बाद आपको डिवाइड नहीं करना था, आपको ये चीज आनी चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई भी 2 की पावर दिख रही है, आपको कोई भी 5 दिख रहा है, मतलब उसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 10 की पावर n बनाने की। क्लियर है मेरी बात। आगे देखो बेटा क्या कह रहा है इसमें, द SCF ऑफ m and n is 1, then what are the SCF of m plus n and m and SCF of m minus n and n respectively। देखो ये बेटा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अगर आपने लास्ट के 2 सेशन देखे हैं तो मैंने आपको उसमें कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर कोई भी 2 नंबर का SCF है तो उनके सम और उनके डिफरेंस का SCF भी सेम होता है। तो आप सभी को पता है बेटा अगर इन दोनों का SCF m और n का 1 है तो इनके सम के साथ और इनके डिफरेंस के साथ भी SCF हमेशा क्या होगा 1 1 होगा। ठीक है, तो अगर आपने बेटा फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखी, आप जाके देखिए, आपको यहां से आइडिया लगेगा कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। क्लियर है, आप इसको डायरेक्ट आंसर कह सकते हो कि सर आंसर इज चार्ली। अगेन क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द नंबर 222222 इज। अब देखो अगर बेटा 222222 लास्ट तक आपको 2 दिख रहा है, मतलब 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन 2 बेटा कितने ऑप्शन में है, सिर्फ एक ऑप्शन में है। अब ये नहीं कि आप इसमें चार्ली ऑप्शन लगा दो, आपको याद क्या रखना था कि अगर कोई भी 6 डिजिट का नंबर है जो कि बेटा सिंगल डिजिट को रिपीट करके फॉर्म हो रहा है, कितनी डिजिट है इसमें, ये आपको याद होगा, मैंने आपको 7 स्टेटमेंट बताए थे कि वो आपको पता होने चाहिए, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहां पे देखो एक 6 डिजिट का नंबर है जो कि सिंगल डिजिट को रिपीट करके बनाया है। अगर इसको पूरा सोल्व करते हैं तो बेटा सोल्व कैसे करते हैं, आपको याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू से इसको हम सोल्व करते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको इसको सोल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर एक 6 डिजिट का नंबर है जो सिंगल डिजिट को रिपीट करके बनाया है, वो हमेशा डिवाइड होगा बेटा 3 7 11 13 एंड 37। उसके अलावा जो x है, इसके अलावा बेटा किससे डिवाइड होगा, वो x से। या ये पता होना चाहिए कि कोई भी 6 डिजिट का नंबर हमेशा डिवाइड होता है 11 11 11 से। कोई भी 6 डिजिट का नंबर अगर सिंगल डिजिट को रिपीट करके बनाया है तो हमेशा इससे डिविजिबल होगा। और इसके फैक्टर क्या है, तो बेटा इसके फैक्टर है 3 7 11 13 एंड 37। इसके अलावा और किससे होगा, ये जो x रहा होगा। क्लियर है मेरी बात, ऑप्शन में देख लो। अगर आपको ये पता था, आपको बेटा स्टेटमेंट पढ़ के 1 सेकंड में आंसर आता, अगर आपको ये बात पता थी। देखा आपने 1 2 3 4 5 6, एक 6 डिजिट का नंबर है जो कि सिंगल डिजिट को रिपीट करके बना रहा है, मतलब इन सबसे डिवाइड होगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डेल्टा में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन अ डिवीजन ऑपरेशन the divisor is 5 times the quotient and twice the remainder. If the remainder is 15 then what is the dividend। अगर आपने सेकंड सेशन देखा होगा बेटा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, 2007 के सेकंड में एज इट इज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और 2004 में या 5 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें देखो ऑप्शन भी चेंज नहीं किए। क्लियर है ना मेरी बात। कैसे अप्रोच करना था, आपको पता होना चाहिए कि बेटा डिविडेंड
इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और आपको याद होगा इसी थ्योरम को हम क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम, एंड विच इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ। ये याद रखना, आगे क्वेश्चन आएगा। तो उसने क्या बोला है कि एक डिवीजन ऑपरेशन है जिसमें जो डिवाइजर है, ठीक है, ये जो डिवाइजर है ये कितने टाइम है बेटा, 5 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट है एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। और ये जो डिवाइजर है ना, ठीक है, ये कितना है बेटा, ट्वाइस द रिमाइंडर। और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज 15। आपसे पूछा है नंबर की, देखो अगर रिमाइंडर 15 है बेटा, मैं डिवाइजर फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो डिवाइजर मेरे पास कितना आएगा, 15 यहाँ पुट कर देंगे 30। अगर डिवाइजर 30 है, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या जाएगा, क्वोशंट। तो क्वोशंट कितना आएगा बेटा, 5 6 30। अब इन सब की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। डिविडेंड आपसे पूछा है, डिविडेंड आपसे पूछा है क्या होगा, तो डिवाइजर कितना है बेटा, डिवाइजर मेरे पास कितना है 30, डिवाइजर इनटू क्वोशंट कितना है मेरे पास 6, प्लस रिमाइंडर कितना है 15। तो बेटा कितना आएगा 180 प्लस 15 दैट इज 195। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका, चार्ली 195। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा बेटा किस तरीके से क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, ठीक है। आपको क्या करना है ना, जैसे बेटा मैं तो उनको रेगुलर सोल्व कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन पे अप्रोच करो। आप अपना दिमाग लगाओ कि यार क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, उसके बाद आप मेरी अप्रोच देखो जो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको बेटा किस तरीके से अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। कुछ नहीं करना, जो लैंग्वेज कह रही है ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर दो। यहां पे बस आपको लैंग्वेज पढ़ के मतलब समझ आना चाहिए था। देखो क्या बोल रहा है वो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। लेट्स से एक नंबर n है, तो क्या कह रहा है कि किस किस का स्क्वायर चाहिए, मतलब सम चाहिए। एक तो नंबर का स्क्वायर का प्लस जो इसका रेसिप्रोकल है ना उसके स्क्वायर का सम। वो किसके बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल। ये 3 गुना है किसका, उस नंबर के स्क्वायर और उसके डिफरेंस के, मतलब रेसिप्रोकल के स्क्वायर के डिफरेंस के कितना है, 3 गुना है। बस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। तो एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एन स्क्वायर। तो बेटा इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा। अगर इसको इधर लेके गया तो मेरे पास कितना आएगा, 4 अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना गया, 2 इज इक्वल टू एन की पावर 4। मुझे n फाइंड करना है, तो n कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 अपॉन 4 एंड दैट इज योर आंसर। ब्रावो। बस आपको लैंग्वेज समझ में आना था, फिर जो लैंग्वेज में बोला है बेटा हमने उस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व कर दिया। देखो सीडीएस के एग्जाम में बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपके सारे शॉर्टकट्स फेल हो जाएंगे, वहां पे आपको क्वेश्चन को बेसिक से ही अप्रोच करना है। देखो सीडीएस का जो बेटा एग्जामिनर है ना, वो आपका दिमाग चेक करना चाह रहा है कि आप दिमाग से कितने एक्टिव हो, आपको ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन सोल्व करना आता है या नहीं आता, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको समझ कितनी है इन क्वेश्चंस की। ठीक है, एग्जामिनर आपको इन सब चीजों पे चेक कर रहा है, कॉन्सेप्ट पे आपको चेक कर रहा है, आपका इंटेलेक्चुअल देखना चाह रहा है, और ऑप्शंस के थ्रू आप आंसर्स फाइंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर वो ये चेक करना चाह रहा है। तो आपको इसी तरीके से बेटा अपने आप को डेवलप करना है, अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से आपको बेटा बेहतर करना है। क्वेश्चन नंबर 99 देखो क्या बोल रहा है, इफ m एंड n आर ऑड इंटीजर्स विद n इज लेस देन m, देन which is the largest integer among the following which divides m square minus n square। देखो पहली बात तो आप ये समझो बेटा, अगर m और n दोनों ऑड इंटीजर है, क्लियर है, अपनी मर्जी से कोई भी ले लो जिसमें n इज लेस देन m, चाहे पॉजिटिव लो चाहे आप निगेटिव लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। आपने सोचा कि सर 1 और 3 ले लेते हैं, तो n की वैल्यू कितनी ली हमने बेटा, क्योंकि n इज लेस देन ना, तो n इज 1 लिया और m को हमने क्या लिया 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर कितना होगा, किससे डिवाइड हो रहा है 8। ठीक है, आपका आंसर आएगा डेल्टा। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है, लेट्स से बेटा मैंने m लिया 1, ठीक है, और n मैंने क्या लिया, m की वैल्यू ली मैंने 1 और n की वैल्यू ली मैंने -3। ठीक है, उसने क्या बोला है ऑड इंटीजर है, तो देखो 1 का स्क्वायर कितना जाएगा 1, बेटा -3 का स्क्वायर कितना जाएगा
अगर मैं यहाँ पे -3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 तिया 9, 9 और 1 कितना आ गया यहाँ पे 10, क्योंकि तीनों के तीनों ऑड है, जिसमें n क्या है छोटा है m से। तो देखो कितना है, उसने मुझे लार्जेस्ट इंटीजर अमंग दी फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा डिवाइड, ये कितना है 10। क्या 10 ऑप्शन में दिख रहा है हमें, नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, ब्रावो 8। अच्छा मैंने इसको गलत कर दिया, 10 नहीं आएगा बेटा, ये माइनस का जाएगा ना ये, इसको एक बार दोबारा चेक करो। अच्छा स्क्वायर करके कैसा आएगा पॉजिटिव, तो 1 माइनस कितना आ गया 9, दैट इज कितना जाएगा बेटा 8 माइनस का, तो माइनस के 8 भी देखो किससे डिवाइड होगा 8 से डिवाइड होगा, तो आंसर तब भी क्या है आपका डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि इफ अ 2 digit number is added to a number obtained by reversing the digits of the given number then the sum is always divisible by। अब ये डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, आप बेटा आई बटन पे आप क्लिक करके लास्ट वीडियो देख सकते हो, सेकंड वीडियो, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 2004 या 5 में बेटा क्वेश्चन आया हुआ था, ये अपने आप में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो 2 डिजिट का नंबर है, लेट्स से एक्स वाई, इसको रिवर्स कर दिया तो क्या आएगा yx। अगर आपको याद होगा मैंने सोल्व करने का तरीका भी बताया था बेटा लास्ट सेशन में, और ये भी बताया था कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर एक 2 डिजिट का नंबर और उसके रिवर्स को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आना चाहिए वो 3 डिजिट पे भी आना चाहिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो, पहला, अगर एक 3 डिजिट का नंबर है और उसका रिवर्स कर दिया तो बेटा एक्स वाई जेड का रिवर्स क्या होगा जेड वाई। देखो अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर रहा हूं तो क्वेश्चन अलग है, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा। अगर मैं रिवर्स कर रहा हूं तो हमेशा एक्स वाई जेड का जो रिवर्स होगा वो क्या होगा जेड, यहां ले जाएंगे एक्स यहां इंटरचेंज कर देंगे जेड वाई एक्स। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, देखो अगर कभी भी आप 3 डिजिट के नंबर को उसके रिवर्स को ऐड करोगे तो आप कुछ नहीं कह सकते अनटिल और अनलेस, जब तक आपको ये नंबर नहीं पता होगा। लेकिन अगर बेटा इसी को मैं माइनस कर देता, एक नंबर है एक्स वाई जेड, इसका रिवर्स कितना है जेड वाई एक्स, तो ध्यान रखना आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट पता होना चाहिए 99x माइनस जेड। अगर एक 3 डिजिट का नंबर और उसके रिवर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा किससे डिवाइड होगा 99 से और x माइनस जेड से, ठीक है। अगर मैंने किसी भी 3 डिजिट के नंबर की डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, ये आगे देखेंगे, ये बेटा 2 डिजिट पे और 3 डिजिट पे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको ओरली याद होने चाहिए। अगर ओरली याद है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, आप इसको एक बार सोल्व करो। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 16 टाइम देयर एचसीएफ। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन जैसे क्या था ना, सेम ऐसे ही करना है, क्लियर है। बेटा इस क्वेश्चन का खुद से ट्राई करोगे और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर 101 का आंसर आप सब लोग मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 100 देखो 102 देखो क्या बोल रहा है, 5 bells start tolling together and toll at the interval of 2, 4, 6, 8 and 10 seconds respectively। 4 बैल हैं जो एक साथ बेटा टोल करना शुरू कर रही हैं, उसके बाद वो हर 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, 8 सेकंड और 10 सेकंड पे वो टोल कर रही हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स डू द 5 बेल टोल टुगेदर इन द 20 मिनट। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगले 20 मिनट में वो कितने टाइम टोल करेंगी, ठीक है। तो अब आप देखो अगर ये क्वेश्चन किस चीज का है बेटा, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन किसका है एलसीएम का। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, लेट्स से मेरे पास 5 बैल हैं, 1 2 3 4 एंड बेटा 5 बैल है, तो पहली बैल जो है वो कब रिंग कर रही है, सारी की सारी 0 सेकंड पे, ठीक है। ध्यान रखो इसमें स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि दे आर स्टार्ट टोलिंग टुगेदर। तो अगर कभी भी ये स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, इस बात का मतलब है कि पहले 0 सेकंड पे टोल कर रही है। अच्छा पहली वाली बेटा हर कितने सेकंड पे टोल कर रही है, 2 सेकंड, मतलब अगली बार कब करेगी 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे। अगर मैं सेकंड वाली को देखूं तो कब करेगी, ऐसी 4 पे, 8 पे, 12 पे एंड 16 पे एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हो, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ये तो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इस क्वेश्चन में हम हमेशा एलसीएम ही क्यों फाइंड करते हैं, बिकॉज वी वर्क ऑन दी मल्टीपल्स। 2 4 6 8 फिर 4 8, देखो अब 4 सेकंड पे ये दोनों एक साथ रिंग की, पहली वाली और सेकंड वाली, मतलब मैं काम किस पे कर रहा हूं बेटा, इनके मल्टीपल्स पे। तो अगली बार कब टोल करेंगी, वो जो टाइम होता है वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 एंड 10। तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना था, 2 4 6 8 और 10 का एलसीएम। और बेटा एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं,
मैंने बताया था कि जो जो नंबर जिसको काट रहा है, जैसे 2 4 को काट रहा है छोड़ दो, 4 8 को काट रहा है दोनों को छोड़ दो, आपको 6 8 और 10 का एलसीएम फाइंड करना है। इसमें भी बेटा इसको ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2, इसको 8 आपको दिख रहा है, सबसे ज्यादा 8 इसी में है क्योंकि 2 पावर, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5, तो 3 बार दिखा है, 2 सबसे ज्यादा 8 में दिख रहा है और 5 लिख देंगे, तो 8 5 जा 40 और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड्स का मतलब कितना हो जाएगा 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब कि बेटा ये हर 2 मिनट बाद क्या करेंगी, टॉल करेंगी एक साथ। उसने पूछा है 20 मिनट में, तो इन 20 मिनट में कितनी बार करेंगे बेटा, 20 को डिवाइड करेंगे 2 मिनट से, कितना आएगा 10। अब ध्यान रखना 10 आंसर नहीं है, लेकिन ये जो 10 सेकेंड्स, ये जो 10 बार टोल की है ना, वो बेटा कब है, स्टार्टिंग में टोल करने के बाद की है, लेकिन एक बार तो इन्होंने स्टार्टिंग में भी किया था, तो इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 11। ये जो स्टार्टिंग वाला होता है ना, इनिशियल वाला, ये बेटा एलसीएम में काउंट नहीं होता, ये इसके बाद वाला होता है कि इसके बाद कितनी बार टोल किया, 10 बार, और एक बार स्टार्टिंग में किया था कब, 0 0 पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 2 √ 14। तो लास्ट सेशन में देखो बेटा, अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो अगेन आपको पता होगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि अगर कभी भी आपसे पूछे ना कि इसकी वैल्यू बताओ a + 2 √ b, या आपसे पूछे कि a + 2 √ b का स्क्वायर रूट बताओ, एक ही बात तो है, या तो आपसे बोल दे इसका स्क्वायर रूट बताओ, या आपको ये डायरेक्ट एज इट इज दे दे। आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है इसमें, या आप शॉर्टकट भी इसको कह सकते हो कि b के ऐसे फैक्टर करो, ठीक है, बी के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका बेटा जोड़ के क्या है, जिसका समेशन क्या आ जाए, इन फैक्टर्स का समेशन ए आ जाए। क्लियर है, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, पहले ये चेक करो क्या यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी है, मतलब 14 के ऐसे फैक्टर जिसका सम कितना आ जाए 9, तो वो क्या है 7 2 = 14। क्लियर है, 7 2 = 14, 7 और 2 9, तो मतलब आपको बस इसका आंसर क्या है बेटा √7 √2। अगर बीच में है प्लस तो आप प्लस लगा दो, बीच में होता तो माइनस तो हम माइनस लगा देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, √7 + √2 किस ऑप्शन में है, चार्ली ऑप्शन में है। बस आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ध्यान रखना बहुत बार ऐसा होगा कि बेटा यहाँ पे 2 गिवन नहीं होगा, ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको 2 गिवन नहीं होगा, नहीं होगा तो हम 2 बनाएंगे, चाहे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके, चाहे अंदर से कुछ 2 बाहर निकालेंगे। क्लियर है मेरी बात, यहाँ पे ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, √a + 2 √ b, 2 होना कंपलसरी है, नहीं है तो बनाएंगे, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े, चाहे b से बाहर निकालना पड़े, उसके बाद आपको ये प्रोसेस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, अ पर्सन हैज 4 बार्स whose length are 24 मीटर, 36 मीटर, 48 मीटर एंड 72 मीटर रेस्पेक्टिवली। 4 बार हैं, ठीक है, और दिस पर्सन वांट टू कट पीसेस ऑफ द सेम लेंथ फ्रॉम ईच ऑफ द 4 बार। देखो आपको याद होगा, अगर कभी भी क्वेश्चन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का है, अगर मैं किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड कर रहा हूं, इट मींस एचसीएफ। क्लियर है मेरी बात, अगर मैं किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड कर रहा हूं, इट मींस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ। बेटा मेरे पास 4 बार हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। इन 4 बार की लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ है 24 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ है 36 मीटर, और इसकी लेंथ है बेटा 48 मीटर, और इसकी लेंथ है 72 मीटर। देखो आपसे क्वेश्चन कहने का चाह रहा है कि इन चारों को मैं एक ऐसी एक लेंथ बताओ जिसमें इन चारों को मैं बराबर हिस्सों में काट सकूं। काटना मतलब इन चारों को इक्वली डिवाइड कर सकें। अगर मैं इक्वली डिवाइड कर रहा हूं मतलब एचसीएफ, तो वो लेंथ कौन सी होगी बेटा, इन चारों का एचसीएफ। लेकिन उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ द टोटल पीसेस इट इज टू कट विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टेज में बेटा ऐसी एक लेंथ बताओ जिसमें मैं इन सबको काट सकूं, मतलब इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा मैंने बोला था कि 3 × 8 इसको ब्रेक करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे बेटा, 4 × 9, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे 16 × 3, और इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा 12 × 6, इसको कॉमन ले लेंगे तो 24 × 3। और अगर मैं इसको मैं भी थोड़ा और ब्रेक करूं, यहां से 2 यहां से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये
8 इंटू 9। बेसिकली मैंने 2 और 3 को अलग जगह ब्रेक कर दिया। आप 3 देखो, 3 सबसे ज्यादा कहां पे दिखा है, 3 9 में भी है, यहाँ पे भी 9, सबसे ज्यादा 3 दिखा 9 में। बेटा 2 सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 16, ठीक है, यहाँ पे फिर 8, तो कहां दिखा है, 16 पे दिखा है। क्लियर है? अच्छा सॉरी, हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम थोड़ी फाइंड करना है, सॉरी। तो आपको जब एचसीएफ निकालेंगे तो काम किस पे करना है, सबसे छोटे पे। क्या 3 हर किसी में है, 3 यहाँ पे भी 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 है। क्या 9 हर जगह नहीं है, मतलब एक तो 3 आ गया। क्या 2 हर जगह है, बेटा देखो यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 4 इसमें है, तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, मतलब 4, तो 4 तिया 12। 12 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, जो इन सबको बेटा इक्वली डिवाइड करेगा। और इन सबको डिवाइड कर रहा है मतलब फैक्टर, देखो 12 को डिवाइड कर रहा है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 छंग 72। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 12। तो वो जो बार है जिसमें मुझे इन सबको काटना है, उसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, 12 मीटर। क्लियर है? वही तो आपसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, लीस्ट नंबर और टोटल पीस पूछे हैं। टोटल पीस कैसे निकालते हैं बेटा, 12 से सबको डिवाइड कर दो, मतलब 24 मीटर वाली में 2 पीस आएंगे, प्लस अगर 36 में 3 आ जाएंगे, इसमें 4 आ जाएंगे, इसमें बेटा 6 आ जाएंगे, तो 6 और 4 10 और 5 15। तो आपका आंसर कितना होगा, टोटल पीस कितने हैं, 15। देखो कितने में काटा है, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 12 मीटर। ये नहीं पूछा, आपसे पूछा टोटल कितने पीस होंगे। तो बेटा अगर मैं 12 मीटर के बार काट रहा हूं तो 24 मीटर में कितने बार आएंगे, 2, 36, मतलब आपको एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। हमारे पास आंसर क्या आ गया इसमें, ब्रावो। आगे जाके देखो बेटा क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी। तो आपको याद होगा ए की बेटा अगर बीच में है प्लस तो कभी माइनस से डिविजिबल होता ही नहीं है। ठीक है, आपको 4 स्टेटमेंट याद होंगे, मैंने आपको लिखवाए थे, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, वेयर एन क्या है, एक इवन नंबर है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन अगर क्या हो जाए ऑड। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अगर इवन है, और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अगर ऑड है। तो मैंने आपको बताया था कि कौन किससे डिवाइड होता है, तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन कुछ भी हो, कभी भी ए माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम, इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है। तो प्राइम चेक करने का तरीका अगर आपको याद होगा हमने कैसे किया था, लेकिन उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, आपको याद कि देखो अगर एक प्राइम नंबर है, मैंने आपको बताया था कि बेटा एक तो 6k माइनस प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इट मे बी और मे नॉट बी प्राइम, वो प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है तो डेफिनेटली नॉट अ प्राइम। आप इस पे काम करोगे। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि आप डिविजिबिलिटी पे काम करोगे, क्योंकि जो प्राइम होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होते हैं। अब पहले बेसिक पे काम करो, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्या 3 से हो रहा है कोई, आपने देखा 6 और 6 12, 12 और 7 19, नहीं हो रहा। 8 6 14 और 1 15, 3 से डिवाइड हो गया, इट कैन नॉट बी अ प्राइम। तो 3 और 3 6 और 1 7, 8 4 12 और 1 13, ये हो सकते हैं। आपने 2 और 3 से एकदम से देखा, आपको पता लग गया। अब आप चेक करो बेटा, चेक करने का तरीका हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं कि 67 प्राइम है या नहीं। पहले तो बेटा इसकी फॉर्म में देखो वो लिखा जा रहा है, ठीक है, मतलब प्राइम हो सकता है। इसको भी चेक करके देखो, अगर आप देखेंगे बेटा 8 6 48, ये भी इसकी फॉर्म में लिखा जा रहा है। आप इसको करके देखो, ये भी, मतलब इन तीनों में से कोई भी प्राइम हो सकता है। तो हमने पहले को ही चेक कर लिया। अब एक ऐसा नंबर मानो जिसका स्क्वायर क्या है बेटा, इससे याद है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 26 का स्क्वायर कितना होगा 676। यानी कि वो जो नंबर है जिसका स्क्वायर 67 से बड़ा है, वो नंबर क्या है 26। अब 26 से छोटे सारे प्राइम से उसको डिवाइड करो। अगर ये किसी से भी डिवाइड हो गया, ठीक है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो ये एक प्राइम कहलाएगा, ठीक है। तो ये मेथड था बेटा प्राइम निकालने का। अब लेट्स से मैंने एकदम से उसको 2 से भी चेक, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि बेटा 2 3 7 और 11 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी डिविजिबिलिटी बेटा आपको इंस्टेंटली आनी चाहिए। जैसे 2 के लिए देखा नहीं हो रहा, कैसे, आखिरी डिजिट। 3 के लिए क्या देखा, 6 6 12 और 7 19, नहीं हो रहा, ठीक है। 7 के लिए क्या बताया था, आखिरी डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी में माइनस कर दो। तो जैसे 7 2 14, अगर मैं 14 किया कितना है बेटा 52, क्या 52 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से करके देखा नहीं हो रहा। अब 13 से करके देखेंगे, तो 13 से करके अगर मैंने इसको देखा बेटा 13 तिया 39, 13 चौका 52, कितना गया यहाँ पे
147, तो 147 तो अपने आप में क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर है क्या बेटा, 13 से डिवाइड होगा ये, ठीक है, ये बेटा 13 से डिवाइड नहीं होगा। आपने आप क्या करना है, इसको 17 से डिवाइड करके देखना है। आपने इसको 17 से डिवाइड किया, तो अगर आप इसको 17 से डिवाइड कर रहे हो तो देखो बेटा 17 चौका 68, लेकिन यहाँ पे क्या है 66, यानी कि 15 आया, आपके पास कितना है 157, और 157 अभी लास्ट बताया था एक प्राइम नंबर है, अगर आपको याद होगा तो 151, 157, 163, ये 3 ऐसे ट्रिपलेट थे बेटा जिसमें 6 का गैप था, मतलब ये भी 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, सॉरी 17 से डिवाइड नहीं हो रहा। आपने इसको 19 से डिवाइड करके देखा, मतलब 19 3 से 57, तो 97 अपने आप में एक प्राइम है, मतलब ये 19 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। आपने इसको 23 से डिवाइड करके देखा, तो बेटा 23 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा ये, ठीक है, अगर मैं इसको बेटा 23 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार जाएगा ये, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना गया 20, 260, ठीक है। तो क्या 260 बेटा 23 से डिवाइड हो पाएगा, तो किससे डिवाइड करें, यहाँ पे देखो 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 8 या 24 का 84 लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। 9 से करके देखते हैं तो 9 या 27 का 7 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ये क्या आ गया बेटा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। किससे डिवाइड हो रहा है देखो 23 से, क्लियर है। तो इसका मतलब बेटा ये इज नॉट अ प्राइम। अगर किसी भी प्राइम से डिवाइड हो गया, अगर पीछे वाले किसी भी प्राइम से डिवाइड हो गया तो मतलब इट इज नॉट। देखो अब आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम लग रहा है, बेटा प्राइम के क्वेश्चंस पे अगर ऐसे पूछेगा आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, आपको इसको जो है करना ही करना है इस तरीके से, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि प्राइम निकालने का कोई अलग से ऐसा रूल नहीं है ना जिसको हम निकाल सकें। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि इसका मतलब ये भी प्राइम हमारा नहीं है, क्योंकि ये 23 से डिवाइड हो गया, और 23 से डिवाइड हो गया तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ऐसे आप 481 को चेक करो, ठीक है। लेट्स से अगर मैं 481 को चेक कर रहा हूं तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बेटा 481 से बड़ा है, ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा। आप देखा सर 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का 441, 42 का 484, तो मतलब हमें ये 22 लेके चलना है, 22 का स्क्वायर 484, ठीक है। 22 से छोटे सारे प्राइम, तो जैसे सबसे पहले मुझे क्या देखा, जैसे 2 से क्या नहीं हो रहा, 3 से क्या नहीं हो रहा, आपने 7 से करके देखा नहीं हो रहा, आपने 5 से करके देखा नहीं हो रहा, आपने 11 से करके देखा तो 11 4 जा 44 नहीं हो रहा, आपने 13 से करके देखा, ठीक है, 13 या 39, 13 सत्ते 91, यानी कि 13 से डिवाइड हो गया, मतलब ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे डेल्टा। 331 क्या हो गया आपके पास, एक प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि ये 3 हमारे पास बेटा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम वाले क्वेश्चंस में देखो आपको टाइम लगेगा, या तो आप उसको छोड़ दो बाद में इसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज अगर आप इसको देखो, या तो आपका ऑप्शन होता पहला तो आपके लिए आसान है, लेकिन अगर डेल्टा ऑप्शन है तो बेटा आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा इतना, तभी आप सोल्व करोगे। तो अवॉइड करना, अगर प्राइम के क्वेश्चन दिख जाए और 4 ऑप्शन है, या तो एकदम आप फाइंड कर लो, नहीं कर पा रहे तो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन पे आप टाइम लगाना, इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करना। क्या बोल रहा है बेटा, ऑन डिवाइडिंग 4996 बाय अ सर्टेन नंबर द क्वोशिएंट इज 62 एंड द रिमाइंडर इज 36, व्हाट इज द डिवाइजर। अगेन देखो यूक्लिड डिवीजन पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है बेटा जो डिविडेंड होता है, ठीक है, कई बार लिख चुके हैं, डिविडेंड किसके बराबर है बेटा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो किसको डिवाइड कर रहा हूं 4996, तो अगर ये क्या है डिविडेंड, क्योंकि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंड। किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड किया, मान लेते हैं n है, वो क्या है डिवाइजर, ठीक है। क्वोशिएंट कितना था 62 प्लस बेटा रिमाइंडर कितना है 36। तो अब आप यहाँ पे देखोगे 62 इंटू n, जब 36 इसमें से आप माइनस करोगे तो 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे कितना बचा बेटा 694, तो n की वैल्यू कितनी आई बेटा 4960 डिवाइडेड बाय 62। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 80 है, इसका मतलब 8 का मल्टीपल होना चाहिए लगभग, देख लेते हैं, 8 दूनी 16 का 6 लगा 1, 8 छंग 48 और 49, आपका आंसर मिल गया। आप खुद से मल्टीप्लाई ना करके ऑप्शन से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, तो बेटा 62 से कितनी बार गया ये 80 बार गया, तो बेटा जो डिवाइजर था n वो कितना है 80, अल्फा इज द आंसर। मतलब बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ऐसा जिसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे क्या बोला है अगला क्वेश्चन देखो, what is the sum of two number whose difference is 45 and the quotient of the greater number by the lesser number is 4। अब देखो
अगर आप इस क्वेश्चन को बेटा वीडियो को पॉज करके अगर आपने खुद से सोल्व किया तो आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई होगी यहां से। एंड द क्वोशिएंट ऑफ द ग्रेटर नंबर बाय द लेसर नंबर इज 4। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लैंग्वेज में दिक्कत आती है। क्वेश्चन को समझो, कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम पूछा है, हुज डिफरेंस इज 45। हमें क्या गिवन है, लेट्स से वो दो नंबर थे ए और बी, बेटा जिनका डिफरेंस कितना है 45। तो मतलब मैंने ए को बड़ा माना है, मैंने किसको बड़ा माना है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस बात का मतलब क्या है, द क्वोशिएंट ऑफ द ग्रेटर नंबर बाय द लेसर नंबर, मतलब जब मैं बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा क्वोशिएंट कितना है बेटा 4 है। इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है, और कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्वोशिएंट हमेशा यहां पे लिखते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 4 टाइम्स ऑफ बी, आप यहां पुट कर दो। अगर ए की वैल्यू बेटा 4 टाइम्स ऑफ बी है माइनस बी इज इक्वल टू 45, तो बेटा 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15। अगर b की वैल्यू 15 है तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60। आपसे क्या पूछा है, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कितना होगा 60 प्लस 15 दैट इज 75। आपको सिर्फ लैंग्वेज में देखना है बेटा, और कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस। अब अगर आपको याद होगा बेटा कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सोल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया हुआ है, क्या कि छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो। हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे किसको 11 को, किस तरीके से 7 बन जा 7, रिमाइंडर क्या गया 4, तो बेटा 4 से हम डिवाइड करेंगे 7 को, कितनी बार जा रहा है 4 बन जा 4, रिमाइंडर क्या गया 3। मैं बेटा 3 को डिवाइड करो, ऐसा कब तक डिवाइड करेंगे, मैं अगले डिवाइजर को कब तक डिवाइड करूंगा, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 3 बन जा 3, रिमाइंडर कितना गया 1, तो बेटा 1 से मैं डिवाइड करूंगा 3 को, 1 3 जा 3, जहां पे रिमाइंडर 0 है। अब देखो ये जो है ना आपके पास, ये जो मिले हैं बेटा डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आपको मिले हैं, ये दिखा रहा है ये फर्स्ट एडिशन है, ये सेकंड एडिशन की वैल्यू है, ये थर्ड एडिशन की वैल्यू है, ये फोर्थ एडिशन की वैल्यू। लाइक पहले एडिशन पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे भी बेटा पहले एडिशन पे क्या है 1, तो देखो यहाँ पे भी क्या है पहले एडिशन पे 1, थर्ड एडिशन पे क्या है देखो 1, तो यहाँ पे भी क्या है 1। बेसिकली ये इन सब की वैल्यूज होती हैं बेटा, ये जो x की वैल्यू होती है लास्ट वाली होती है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी है बेटा 3, ब्रावो इज द आंसर। ठीक है, ये नहीं कि आपको यहां से इसको सोल्व कर रहे हो, नहीं, आपको ये शॉर्टकट पता होना चाहिए था, यहाँ पे इसको डिवाइड करके लिखो, और ये किसकी वैल्यू होती है एडिशन की। पहले एडिशन के बाद देखो 1 है, ये 1 है, इसके बाद 1 है, फिर 1 है, ये जो x की वैल्यू क्या है लास्ट वाली, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देखो क्या बोल रहा है कि बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी में बेटा या किसी भी चीज में जो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है ना वो उतना छोटा होता है। लेट्स से मैंने बोला कि 3 और 4 में कौन बड़ा है, तो आपने बोला कि सर 4 बड़ा है, लेकिन यही नंबर अगर ऐसे होते -3 -4, यानी कि अगर माइनस साइन लग जाए तो माइनस में जितना बड़ा वो छोटा है, यानी कि जो छोटे वाले नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, तो -3 क्या है -4 से बड़ा है। बस आपको ये दो चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको ये दो चीज पता है तो बेटा देखो इस क्वेश्चन पे आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो, या तो डिनोमिनेटर को सेम कर लो, अगर आप डिनोमिनेटर सेम करना नहीं चाहते, आपके पास छोटी वैल्यूज हैं, तो उनको डिवाइड करके लिख लो। पहले बेटा इसको विदाउट साइन देखो, लाइक 7/10, इसके बाद क्या है आपके पास 2/3, या फिर आपके पास 5/8, क्योंकि आपको पता है माइनस में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा होता है, तो पहले आप इसको विदाउट साइन सोल्व करो। आप डिनोमिनेटर सेम भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो। आपने देखा कि छोटे नंबर है, चलो इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, क्योंकि 10 से डिवाइड किया आपके पास क्या मिलेगा 0.7, आगे क्या लगाऊं 0। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपको पता है बेटा 2/3, अगर 3 और 9 के ऊपर छोटा नंबर है तो अपने आप को हमेशा रिपीट करता है, तो ये क्या आएगा 0.222, कहां तक इनफाइनाइट तक। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बेटा 0.50, ठीक है, तो 8 6 48, ठीक है, 8 6 क्या है 48, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, देखो यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 0 0। अब देखो सब पे क्या लग रहा है माइनस, अगर ये ऐसे होता तो आप देख सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन माइनस में जो टर्म जितनी बड़ी होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा इन सबसे पहले माइनस, तो जो माइनस में सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है बेटा 7/10, उसके बाद उससे छोटा कौन है
5/10। तो आप इसको कैसे लिखोगे, -7/10 सबसे छोटा है, इसके बाद कौन है बेटा, देखो माइनस का 5/8, ठीक है, और इससे छोटा कौन है फिर, माइनस का 2/3। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो अल्फा इज द आंसर। नहीं अल्फा नहीं, कौन सा आ रहा है बेटा, इसने पूछा क्या, करेक्ट पूछा है ना, लेस देन, छोटा है। तो अच्छा सॉरी 5/8 0.25 माइनस में छोटा होगा। अच्छा ये साइन उल्टा लग गया बेटा, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है ना, तो यानी कि ये तो बड़ा है, 2/3 तो बड़ा है, क्योंकि माइनस 0.2 है, ये कितने 0.6, तो माइनस में जितना बड़ा उतना छोटा, तो ये उल्टा जाएगा, यहाँ पे आएगा 2/3 और ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकेंड इसको दोबारा लिख देते हैं अभी यहाँ पे। हमें देखना है इसने लेस देन का साइन लगाया हुआ है, मतलब सबसे बड़ा आपको वहां पे लिखना है कोने पे। तो सबसे बड़ा माइनस में कौन आएगा बेटा, अगर मैं इसको करेंगे 0.222 माइनस में सबसे छोटा है, जीरो के जितने पास माइनस वाली टर्म उतनी बड़ी होती है, जीरो के सबसे पास कौन है, ये वाला, तो यानी कि माइनस का 2.3 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ये किससे बड़ा है, तो ये लेस देन किससे होगा, इसके बाद कौन सा होगा बेटा, जो जीरो के बहुत पास है, दैट इज 5/8 माइनस में। अगर ये 5/8 माइनस में है, इसके बाद, ठीक है, इससे छोटा कौन है, माइनस का 7/10। अब जिस सीक्वेंस में आपको ये दिख रहा है वो लगा लो, कहां पे दिख रहा है आपको बेटा, ये टाइपिंग एरर लग रहा है मेरे को इस वाले में ना, क्योंकि ये दोनों सेम कर दिया। ठीक है, देखो 7/10 माइनस में, तो ये टाइपिंग एरर है, आपका इसमें करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये वाला साइन दिख रहा है, कहीं पे भी दिखे आपका आंसर है। ठीक है, इसमें इस वाले ऑप्शन में बेटा टाइपिंग एरर है, तो हो सकता है हमारा आंसर ये डेल्टा ही रहा हो। क्लियर है मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 111 देखो क्या बोल रहा है, इफ 1 is subtracted from the numerator of a fraction it became 1/3 and if 5 is added to the denominator the fraction becomes 1/4. So which fraction shall result if 1 is subtracted from the numerator and 5 is added to the denominator? अब अगर फ्रैक्शन होता तो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि हम वही ऑपरेशन डायरेक्ट फ्रैक्शन पे करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन ओरिजिनली पूछा 1 ऐड करके और 5 बेटा सब्ट्रैक्ट करके आपसे पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन पे अप्रोच क्या होगी, आप कोई भी फ्रैक्शन लेट करो तो a/b आपके पास एक फ्रैक्शन में, पहली कंडीशन क्या है, अगर मैं 1 घटा दूं न्यूमरेटर में से, तो देखो क्या आएगा बेटा, a - 1/b, तो मेरा फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है 1/3। तो आप यहां पे करोगे थ्राइस इज इक्वल टू b, तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी, क्या आएगी बेटा 3a - 3 इज इक्वल टू b। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अगर 5 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, तो a/b + 5, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है बेटा 1/4। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू b + 5। देखो अगर मैं b की वैल्यू यहां पुट कर दूं, आपको दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 4a - 5, इसको इधर ले जाएंगे, ये दोनों b के बराबर है, इनको इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा 2 आ गई, क्योंकि ये लेकर जाएंगे इधर कैसा जाएगा प्लस का। अगर a की वैल्यू 2 है तो 4 दूनी 8 में से 5 गया 3, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो फ्रैक्शन क्या था a/b, तो a/ की वैल्यू कितनी है बेटा 2/3। वो क्या कह रहा है, 1 is subtracted from the numerator, 1 में न्यूमरेटर में से 1 क्या, तो 2 में से 1 गया 1, 5 is added to the denominator, तो 3 में 5 ऐड किया 1/8, मतलब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/8। क्लियर है बेटा, आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है लैंग्वेज के साथ। अब 112 क्वेश्चन देखो, तो 112 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1/3 of the 2 digit number exceeds its 1/4 by 8, then what is the sum of the digits of the number? अगेन एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है कि 1/3 of the 2 digit number exceeds is 1/4, तो एक 2 डिजिट का नंबर ले लो कोई भी xy, तो उसने क्या बोला है 1/3 of the 2 digit number, तो बेटा किसी भी 2 डिजिट नंबर को लिखते कैसे हम 10x + y, इसका जो 1/3 है ना वो किसके इक्वल है, या एक्सीड्स कर रहा है किससे 1/4 by 8, तो इसके 1/4 कितना है बेटा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1/4 क्या जाएगा 10x + y + 8। आपके पास ये इक्वेशन की भी ना, इसको हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा ये 40x + 4y = 30x
प्लस 3y प्लस 24। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा बेटा, ये 30 में से 40 मतलब 40 में से 30 गया 10x और प्लस y इज इक्वल टू 24। ठीक है, 10x प्लस y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, xy। तो xy मतलब वो 2 डिजिट का नंबर क्या था, 24। आपसे क्या पूछा है वहां पे, सम पूछा है। तो बेटा इसकी डिजिट का सम कितना है, 4 प्लस 2 6। अल्फा इज द आंसर। आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चंस पे अप्रोच करना होता है बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। असर्शन है आपके पास कि 0 इज अ होल नंबर। आप सभी को पता है होल नंबर कहां से शुरू होते हैं बेटा, 0 से शुरू होते हैं। रीजन क्या दिया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। गलत हो गया। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है, नहीं, क्योंकि -2 -3 -5 इंटीजर तो निगेटिव भी हो सकते हैं। क्या हर एक इंटीजर एक होल नंबर होता है, नहीं। अगर आपको बेटा फ्लो चार्ट याद है क्लासिफिकेशन का, तो नीचे से ऊपर जाएंगे हमेशा ट्रू, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएंगे कभी ट्रू नहीं होता। कैन बी पे ट्रू होता है लेकिन हमेशा पे कभी ट्रू नहीं होता। तो उसने बोल दिया एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, गलत हो गया। आपको पता है कि रीजन गलत किस ऑप्शन में होता है, सिर्फ चार्ली। चार्ली आपका आंसर बेटा। 114 देखो क्या बोल रहा है, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है और रिपीटिंग डेसिमल कब होता है, बस ये पता होना चाहिए था। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट में पहले आपको बता देता हूं बेटा इसके पीछे का। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर कुछ आ जाए, या फिर बेटा 5 की पावर कुछ आ जाए, और या फिर 10 की पावर, यानी कि वो दोनों दिख जाएं, तो अगर कभी भी आपको ये दिखता है तो वो फ्रैक्शन क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर कभी भी एक प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, या 3 या 9 आ जाए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, 10 की पावर n-1 अगर आपको याद होगा तो 10 की पावर n-1 के जितने भी नंबर्स होते हैं बेस में, वो या इनके फैक्टर, उन सब पे हमेशा कैसा बनता है बेटा, वो रिपीटिंग बनता है। ठीक है, वो रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। 2 या 5, ठीक है, ये प्राइम बात कर रहे हैं 2 और 5 छोड़ के। 2 की कोई भी पावर हो, 5 की कोई भी पावर हो, या फिर दोनों हो जाएं, तो क्या बनेगा, हमेशा टर्मिनेटिंग। बस यही चेक करना था। उसने बोला है कि 1/22 कैन नॉट बी रिटन एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए था, 2 की पावर, 2 का मल्टीपल नहीं, 2 की पावर। क्या 2 की पावर है, नहीं है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही हो गया। वो ये बोल रहा है कि 1/22 कैन नॉट बी रिटन, बिल्कुल सही बात है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। उसने बोला 2/15 कैन बी रिटन एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए बेस में क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर या 5 की पावर, या 2 और 5 की कोई भी पावर। तो मल्टीपल पे काम नहीं करना, पावर पे काम करना है। ये तो मल्टीपल है 5 का, मतलब ये नहीं लिखा जा सकता, लेकिन वो तो कह रहा है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। 1/16 कैन बी रिटन एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो बेटा 16 क्या है, 2 की पावर 4। तो 2 की कोई पावर है तो टर्मिनेटिंग लिखा जा सकता है, 5 की कोई पावर है तो टर्मिनेटिंग लिखा जा सकता है। तो मतलब पहला और तीसरा ही ऐसे ऑप्शन है जो बेटा हमारे इसमें सही है। क्लियर है ना आपको मेरी बात की, टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है और रिपीटिंग डेसिमल कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है बेटा कि इफ s बी अ सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। s क्या है, एक सेट है जिसमें सारे इवन इंटीजर्स हैं। इफ द ऑपरेशंस, मैं एडिशन कर रहा हूं उसमें सब्ट्रैक्ट, आपको बताया था ना मैंने कि 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। उन्हीं पे क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आर अप्लाइड टू एनी पेयर ऑफ नंबर फ्रॉम s, देन फॉर विच ऑपरेशन इज द रिजल्टिंग नंबर इज s। तो बेटा अभी तो मैंने आपको समझाया था, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको याद होगा कि आपके पास एक सेट है, कोई भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर का भी हो सकता है बेटा, ठीक है, ये एक रियल नंबर का सेट भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, रेशनल का भी हो सकता है, इरेशनल का भी हो सकता है। बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया। तो अभी मैंने आपको बताई थी बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा है क्या, यही तो था कि अगर आपके पास एक सेट है किसी भी नंबर का, फिर चाहे वो नेचुरल नंबर हो, फिर चाहे बेटा वो होल नंबर हो, फिर चाहे वो इंटीजर हो, अगर उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद सेम नंबर मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कि दे शो क्लोजर आइडेंटिटी। अगर नहीं किया तो, अगर बेटा एस कोई भी एक सेट है, 2 नंबर लिए, अगर उनका एडिशन हमेशा एस आ रहा है तो किस किस में आता है देखो, और ये क्या है, इवन नंबर। बेटा कोई भी इवन नंबर ले लो, लेट्स से 2 4 6 8, या -2 -4 -6 -8, माइनस प्लस में कुछ भी हो सकता है।
आप कभी इनको ऐड करो, जैसे 2 और -2 को ऐड किया क्या आएगा 0, क्योंकि बेटा 0 भी आपके पास एक इवन नंबर है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 एक इवन नंबर है। आप इनको डिवाइड के अलावा, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि डिवाइड के अलावा ये हर किसी पे काम करते हैं। जैसे 2/0, आपको पता है कि समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, क्लियर है। आप 0 अपॉन समथिंग करो 0 आएगा, लेकिन समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो कभी भी अगर कोई भी सेट दे और आपसे पूछे कि वो क्या मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी इवन नंबर का सेट है तो बेटा वो एडिशन पे भी हमेशा एक आपको इवन नंबर देगा, सब्ट्रैक्शन पे भी हमेशा एक इवन नंबर देगा, और मल्टीप्लिकेशन पे भी हमेशा एक इवन नंबर देगा, डिवीजन में भी देगा, ठीक है, समटाइम्स। लेकिन ये केस ऐसा होता है जिसमें तो बेटा नॉन डिफाइंड है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, सिर्फ 1, 2 एंड 3, एंड दैट इज ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 150, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ हमेशा नंबर को डिवाइड करेगा, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन में से जो नंबर एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं वो उसके एचसीएफ हो सकते हैं, जो नंबर एलसीएम को डिवाइड नहीं करेगा मतलब वो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। क्या 15 बेटा 150 को डिवाइड कर रहा है मतलब एचसीएफ हो सकता है। क्या 25 बेटा 150 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, आप बोलोगे ठीक है। तो क्या 50 बेटा 150 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन क्या 55 कर रहा है। तो ये भी एचसीएफ हो सकता है, ये भी एचसीएफ हो सकता है, और ये भी एचसीएफ हो सकता है, लेकिन 55 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता क्योंकि ये एलसीएम को डिवाइड नहीं कर रहा। तो आपका आंसर क्या हो गया इसमें, डेल्टा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बेटा, लेकिन बेटा ध्यान रखना इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारे सेशंस का फायदा तभी है जब आप इन क्वेश्चंस को खुद से सोल्व कर रहे हो। पहले आप खुद से सोल्व करो, उसके बाद आप इन सॉल्यूशंस को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि लेट P and Q R be a natural numbers if M is their LCM and N is their SCF, consider the following। ठीक है, P Q R कोई नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना। अगर M into N is equal to P Q R आ जाए तो कब पॉसिबल है, ध्यान रखना। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये 3 नेचुरल नंबर हैं और M N is equal to P Q R आ जाए, ये तभी पॉसिबल है जब बेटा P Q R या तो प्राइम हो या फिर रिलेटिवली प्राइम हो। और दोनों स्टेटमेंट में वही तो बोला है। आप कोई भी नेचुरल नंबर लो, आपने बोला कि सर 1 2 3 लेते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बेटा एचसीएफ कितना आया 1। इसका एलसीएम क्या आएगा, इन सबका मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 दूनी 6, तो 1 into 6 एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या तीनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, 1 into 2 into 3। तो ये कब पॉसिबल होता है, इफ एंड ओनली इफ एबीसी आर दी प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। अगर ये प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम है तभी बेटा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू उन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई, अदरवाइज ये कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है। तो इसमें बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट पूछा है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन आपको आनी चाहिए, आपको आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको ये पता हो। अगेन इसको भी बेटा स्टार मार्क करो और डबल स्टार मार्क करना। पहले आप इसको खुद से सोल्व करो क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर इसको। एक बार आप बेटा खुद से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना वीडियो को पॉज करके। अब देखो क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या बोला है, एक 3 डिजिट का नंबर है विच हैज यूनिट डिजिट एच टी एंड यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड कौन सा, ये वाला, एक 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो उसकी डिजिट्स है बेटा वो क्या क्या है, एच है, टी है एंड यू है। विद एच इज ग्रेटर देन यू, जो एच है वो क्या है बेटा, यू से बड़ा है। आगे क्या बोला, इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड, अगर मैं इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यू टी और एच, एंड द नंबर दस फॉर्म्ड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। ये जो नंबर बना है ना, अगर मैं इसको पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, द यूनिट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है इसमें, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टेशन with a certain number of passengers at first
At the first halt, 1/3 of its passengers got down and 120 passengers got in. ऐसे देखो लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, मान लेते हैं बेटा जब ट्रेन स्टार्ट हुई उसके अंदर x पैसेंजर्स थे। कितने पैसेंजर्स थे? x पैसेंजर्स थे। तो पहले हॉल्ट पे क्या हुआ? 1/3 पैसेंजर उतर गए, तो बचे कितने? 2/3। और बेटा नए पैसेंजर कितने आए? 120। अगले वाले पे क्या हुआ? सेकंड हॉल्ट पे क्या हुआ बेटा? हाफ ऑफ द पैसेंजर्स गॉट डाउन, आधे उतर गए, तो बचे कितने? आधे बचे। अब सबका आधा कर दो, आधा करेंगे कितना आएगा बेटा? 1/3 ऑफ x प्लस इसका आधा किया तो कितना आएगा? ये बचे हुए पैसेंजर्स हैं, कितने आए नेक्स्ट? उसने बोला कि 100 और आ गए, ऐड कर देंगे। लेकिन बेटा उस ट्रेन के अंदर ट्रेन लेफ्ट फॉर इट्स डेस्टिनेशन विद 240 पैसेंजर्स, लेकिन अब उसमें कितने पैसेंजर हैं? 240 पैसेंजर्स हैं। आप सोल्व कर लोगे तो बेटा x/3 प्लस 160 इज इक्वल टू 240। तो x/3 कितना जाएगा बेटा? ये 80 जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 240। क्लियर है? इसका मतलब इनिशियली जो ट्रेन के अंदर कितने पैसेंजर्स थे बेटा? 240 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लेट p डिनोट दी प्रोडक्ट ऑफ 2, 3, 5 अप टू बेटा 61, यानी कि ये सारे प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई है ऑफ ऑल प्राइम्स फ्रॉम 2 to 61। कंसिडर द सीक्वेंस p + 1 वेयर n की वैल्यू कितनी है बेटा? ये p + n है बेटा, इसको आप करेक्ट करोगे। ये जो हमारे पास गिवन है दैट इज p + n, और जहां पे n कहां से कहां तक है? n इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 59। ये 1 की जगह यहाँ पे n है कि भाई p + n, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम इन दिस सीक्वेंस वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ऐसे कितने सीक्वेंस में मेरे को आपको एक प्राइम मिलेगा? बेटा p क्या है? आपने भी देखा कि सर 2 से लेके 2, 3, 5 अप टू 61 तक सारे प्राइम नंबर्स में हम क्या ऐड कर रहे हैं? n कर रहे हैं। n की वैल्यू कितनी है? अब एक समझो, अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पुट करूंगा, मान लो आपने 2 रखा, तो 2 यहाँ पे बेटा 2 आपको यहाँ पे इसमें कॉमन दिख रहा है, मतलब ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। अगर मैंने 3 रखा तो आपको दिख रहा है, अगर मैंने 4 रखा, अब मैंने 3 रखा तो आपको दिखा, 4 रखा तो 2 दिखा है, 5 रख रहा है तो प्राइम। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, n पे जो मुझे एक प्राइम दे दे, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कॉमन आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या जाएगा इसका? अल्फा दैट इज 0। देयर आर नो सच वैल्यूज ऑफ n जो उसको सेटिस्फाई करा के मुझे प्राइम देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 to 120। अब यहाँ पे आपको ये प्राइम नंबर्स आने चाहिए थे कि 100 से लेके 120 तक मेरे पास जितने भी प्राइम है उनका सम। तो देखो बेटा मैंने आपको लिखवाया भी था क्लास में कि 101, 103, 107, ठीक है, 109 और 113, और इसके बाद क्या आता है? 127। लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए? सिर्फ 120 तक। मतलब बेसिकली मुझे इन सबको ऐड करना है, तो 100, 200, 300, 400, 500 तो ऐसे ही आ गया। किसको ऐड करना है? बस 137, तो 7 और 3 10, 9 और 1 10, 20 हो गया। 20 और 13 कितना गया बेटा? 33। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 533। ये जो प्राइम नंबर्स थे आपको बस इन्हीं सबको ऐड करना था, तो आंसर क्या आएगा आपका इसमें? डेल्टा। What least value must be given to star so that the number is divided by 11, मतलब बेसिकली डिविजिबल बाय 11। इसमें क्या ऐड करें कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए? तो बेटा एक तरीका तो वही था जो मैंने आपको बताया कि राइट साइड से 2-2 के पेयर बनाओ, ठीक है, जो पेयर छूट जाएगा उसको छोड़ दो, आप इसमें माइनस करना शुरू करो। जैसे देखो 6 में से 4 गया तो कितना आया? 2। 5 में से 8 गया, कितना आया? -3। 7 में से 2 गया तो कितना आया? 9। 8 ऑलरेडी बच गया, सबको ऐड कर दो, और 5 में से स्टार करेंगे तो क्या करेंगे? 5 माइनस स्टार। ये क्या आना चाहिए? या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल। उसने पूछा है वर्स्ट स्टार को क्या देना है, तो आप देखो 8 और 2 10 और 2 12 और 5 17 माइनस 3 दैट इज 14 माइनस स्टार। तो स्टार को क्या दूं कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए? माइनस करना है ना बेटा, 3 दे दोगे इसको, क्योंकि स्टार की जगह अगर मैं 3 रख दूंगा तो 14 माइनस 3 कितना आएगा? 11, जो कि 11 से डिविजिबल है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 21 मैंगो ट्रीज
ठीक है, 42 एप्पल ट्रीज एंड 56 ऑरेंज ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन अ रो सच दैट ईच रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ वन वैरायटी ओनली। मतलब एक रो में आप एक वैरायटी लगाओगे, क्लियर है, और सेम नंबर ऑफ जो सेम नंबर ऑफ ट्रीज होंगे हर रो में होंगे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द रो इन विच द अबव ट्री मे बी प्लांटेड। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, ऐसी कितनी रोज होंगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेट्स से बेटा आपको इनको रोज में लगाना है और हर रो में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ प्लांट है। तो जब आप इक्वल नंबर ऑफ प्लांट को मैं इसमें डिवाइड कर रहे हो, यानी कि 21 मैंगोज, 42 मैंगोज और 56 मैंगोज को आप इक्वली डिवाइड कर रहे हो, सेंस किसका बना, एचसीएफ का। मतलब हर एक रो में कितने प्लांट आएंगे, इन तीनों का एचसीएफ। तो आप देखोगे बेटा 21, 42 और 56, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 7 इंटू 3, ठीक है, 7 इंटू 6 एंड 7 इंटू 8। बेटा क्या ऐसा कौन सा वैल्यू जो सब में कॉमन है, दैट इज 7। तो मतलब इन तीनों का एचसीएफ क्या हो गया, 7। इट मींस कि हर एक रो में कितने प्लांट आएंगे बेटा, 7 प्लांट आएंगे एक वैरायटी के। ये नहीं पूछा है, नंबर ऑफ रोज पूछा है। अगर मैं हर एक रो में 21 प्लांट लगा रहा हूं बेटा, मेरे पास मैंगो ट्री है 21, तो कितनी रो बनेंगी, 7 से डिवाइड कर दो, 3 रो तो बनेंगी मेरे पास मैंगो ट्री की। 7 से डिवाइड किया 42 को, 6 रोज बनेंगी मेरे पास बेटा एप्पल ट्री की, और 8 रोज मेरे पास बनेंगी ऑरेंज ट्री की। तो कितना गया, 8 और 6 14 और 3 17, यानी कि चार्ली इज दी आंसर। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10.1। तो को सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको लॉग याद है बेटा बेस 10 पे 0.1, तो मैं इसको लिख सकता हूं पॉइंट हटा के log 1 अपॉन, ठीक है, सॉरी बेटा आपको होता है डेसिमल हटा के हम नीचे एक जीरो लगाते हैं ना 10 बेस 10 पे, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं यहां पे। इसको कैसे लिखना है, इसको ऊपर ले जाओ पावर को, क्योंकि पावर को, ये बेस 10 है बेटा, ये क्या चला जाएगा 10 की पावर -1, तो ये -1 कहां जाएगा, ये आपका बाहर आ जाएगा। अगर ये -1 बाहर आ गया तो ये बेटा देखो क्या बना, log 10 बेस 10 पे क्या होता है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया -1। क्लियर है, लेकिन -1 ऑप्शन में नहीं है बेटा, पक्का एरर है, टाइपिंग एरर, ये यहाँ पे -1 रहा होगा। क्लियर है ना। आपने कैसे सोल्व किया, आपने पॉइंट हटा के एक जीरो लगाया, तो जीरो कहां जाएगा, बेस में, ये 10। अब इसको उल्टा करके लिख दो, आपने पावर क्या लिखा है, इसको माइनस कर दिया। या फिर अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, देखो क्या लिखोगे यहाँ पे बेटा, इसको भी क्या लिखूंगा, a अपॉन बी को a माइनस बी, वैसे भी कर सकते हो। तो log 1 कितना होता है 0 माइनस log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, टाइपिंग एरर है ये। क्लियर है मेरी बात। तो log के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, आपको डायरेक्ट आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, आप क्वेश्चन पे अप्रोच कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है कि which one of the following is one of the two consecutive positive integers the sum of whose square is 761। ठीक है, अब आप उसने क्या बोला, दोबारा पढ़ो, which one of the following is one of the two consecutive positive integer। ऐसे दो कोई पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब पास पास वाले, जिनके स्क्वायर का सम कितना है 761। यहाँ पे लेट करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद होगा आपको 2005 या 6 में बेटा सेम क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो आपने क्या किया है कि 15 का स्क्वायर देखो, 15 का स्क्वायर कितना है 225, इससे बड़ा वाला नंबर पे पहले काम करो, इससे बड़ा बेटा कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। क्या ये 761 के आसपास भी आ रहा है, नहीं, ये तो 400 समथिंग आ रहा है, मतलब पहला आंसर नहीं है। क्योंकि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम, जो कि बड़े वाले का सम अगर नहीं आ रहा है, उससे छोटा आ रहा है, मतलब इस पे काम नहीं करना बेटा, 20 पे काम करो। 20 का स्क्वायर 400, 20 से बड़ा नंबर लो क्या 21, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो कितना गया बेटा ये 841। लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया, हमें क्या चाहिए 761, मतलब एक बार छोटे वाले पे काम करो फिर। तो 20 का स्क्वायर 400, 20 का कॉन्जिक्यूटिव छोटा नंबर कौन सा है बेटा 19, 19 का स्क्वायर 361। तो आ गया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से थे, एक तो 19 और 20, जिनके स्क्वायर का सम कितना है 761। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा इसमें, ब्रावो। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2005 या 6 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड, ये आ गया, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी अभी, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली क्या पूछ रहा है ये, क्लोजर,
ठीक है, आइडेंटिटी को पूछ रहा है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए। तो इंटीजर्स बेटा किस किस के ऊपर होते हैं क्लोज्ड? ओवर एडिशन आप कह सकते हो, ओवर सब्ट्रैक्शन आप कह सकते हो, ओवर मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हो। सब्ट्रैक्शन हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज द आंसर। क्लियर है मेरी बात? ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है क्लोज मतलब कि कोई भी दो इंटीजर लो, जैसे 1 और 2, अगर मैं इनको ऐड किया तो ऐड करके क्या है 3, तो क्या 3 भी एक इंटीजर है? वो ये कहना चाह रहा है। अगर हमेशा दो इंटीजर को ऐड करके एक इंटीजर मिलेगा तो वो कैसे है? क्लोज्ड ओवर एडिशन। अगर दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करके हमेशा इंटीजर मिलेगा तो मतलब वो कैसे है बेटा? क्लोज्ड ओवर सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड ओवर एडिशन। क्लोज्ड मतलब हमेशा उनको ऐड करके इंटीजर मिल रहा है, क्योंकि सेट क्या है यहाँ पे मेरे पास? इंटीजर्स। अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या हमेशा एक इंटीजर मिलेगा? अगर हमेशा एक इंटीजर मिल रहा है तो मतलब दे आर ऑल्सो बेटा क्लोज्ड ओवर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ली। अब देखो बेटा यहां पे क्वेश्चन देखो, सपोज P इंटू क्यू, ये आपको एक रिलेशन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस अलजेब्रा में आते हैं, इनपुट और आउटपुट के। आपसे क्या बोलना चाह रहा है कि P स्टार Q एक रिलेशन है। ये रिलेशन ओपन कैसे होता है? ट्वाइस ऑफ P प्लस ट्वाइस ऑफ Q माइनस PQ, वेयर PQ आर नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस अलजेब्रा में बहुत आते हैं, इनपुट और आउटपुट के। आपसे क्या पूछा है कि 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। बेटा यही ऑपरेशन, जो ये वाली टर्म का ऑपरेशन है, ये आपको इस पे लगाना है। यहाँ पे बेटा P की वैल्यू कितनी है? 8, Q की वैल्यू कितनी है? X आप पुट कर दो। तो आपने क्या देखा? तो 2P मतलब 16 प्लस 2Q मतलब 2x माइनस PQ मतलब बेटा 8x इज इक्वल टू कितना है? 4। यहां से आपने माइनस किया तो कितना गया बेटा? 6x इज इक्वल टू 4। आप इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, तो 6x की वैल्यू आपके पास कितनी है? 12, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। क्लियर है? तो बेटा x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। ब्रावो इज द आंसर। अगेन देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको लोग की आइडेंटिटीज याद है बेटा, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कहां तक जा रहा है? देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है। y इज इक्वल टू a की पावर x, फिर a की पावर x अप टू इनफाइनाइट तक, देन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहले तो आप क्या करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये a की पावर x है। बेटा अगर इनफाइनाइट टर्म में से मैं एक टर्म बाहर निकाल लूं, क्या कोई फर्क पड़ा? तो ये दोबारा से क्या बन गया? देखो a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x, कहां तक? इनफाइनाइट तक। बस बेटा दोनों तरफ आप इसमें क्या ले लोगे? लॉग ले लो। तो दोनों तरफ जब लॉग लिया तो ये क्या बनेगा? log y। और आपको आइडेंटिटी याद होगी, पावर वाली टर्म क्या हो जाएगी? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर की पावर हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा? log a की पावर xy। और बेटा जो पावर होती है log में, वो कहां जाएगी? बाहर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू xy log a, जो कि आपका आंसर क्या आएगा? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। ध्यान रखना, हमेशा बोला है, हमेशा करेक्ट होना चाहिए। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। क्या एक प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा एक प्राइम होगा? कभी नहीं होगा। जैसे 2 का स्क्वायर करो 4 आ रहा है, क्या 4 एक प्राइम है? हमेशा बोला था, पहला स्टेटमेंट गलत। आपको ऐसे ही चेक करना होता है एग्जाम में। द सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज ए स्क्वायर नंबर, नॉट नेसेसरी। जैसे 2 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, ठीक है, 5 आ गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 13 आ गया, ठीक है। अब देखो किसका पूछा है? द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। क्लियर है बेटा? तो 3 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, 3 3 9, 1 का स्क्वायर 4, ठीक है। या 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। तो क्या हमेशा बेटा स्क्वायर नंबर आ रहा है? कभी नहीं आ रहा। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर नंबर इज इवन, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे 1 का स्क्वायर आ रहा है कितना? 1, 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 4। क्या एक स्क्वायर नंबर पे हमेशा जो डिजिट होंगी वो इवन होंगी? ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या है इसमें? डेल्टा। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार रिपीट होता है कि अगर मैं 2 स्क्वायर नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो क्या हमेशा स्क्वायर होगा? डेफिनेटली स्क्वायर होगा। तो डेल्टा इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा 130 देखो इसमें क्या बोल रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 987 गिव्स अ रिमाइंडर 59। When the same number is divided by 21, what is the remainder? तो अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट याद है, मैंने आपको बताया था कि पहले वाले रिमाइंडर को दूसरे वाले डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया बेटा? बेसिकली 21 से डिवाइड करेंगे 59 को, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना गया बेटा?
17। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद होगा पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। हमारा आंसर तो आ गया इस तरीके से। अब आपको क्या बातें हैं जो पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, वो ये थी बेटा। उसने क्या बोला, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 987। तो हम लिखते कैसे थे, आपको याद है, डिविडेंड इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा तो बेटा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम इस तरीके से लिखते थे। डिविडेंड मतलब ये वो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा एक नंबर को डिवाइड किया किससे, 987 से, तो नंबर मान लेते हैं वो n था जिसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे किया, 987 से। क्या कुछ बेटा क्वेश्चन गया होगा, मान लिया a टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना था 59। जब मैंने उसको 21 से डिवाइड किया, तो उसी को बेटा जब 21 से डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन आया होगा b, बस रिमाइंडर बताना है क्या। दोनों पे n बराबर कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि 987 इंटू a प्लस 59 इज इक्वल टू 21 इंटू बी प्लस आर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो मैंने आपको बताया था कि आपको देखो हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे निकाला है। आप इस पे काम करो। क्या ये 21 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। बस यहाँ पे ये 21 से डिविजिबल होना चाहिए था। आप चेक करके देखो बेटा, क्या ये 21 से डिविजिबल आ रहा है। तो आप देखोगे बेटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 100 आपको दिख रहा है ये 21 से डिविजिबल है। ये 21 से डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0। क्या ये 21 से डिविजिबल हो रहा है, जब आपने 59 को डिवाइड किया तो मेरे पास कितना गया, रिमाइंडर 17। दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये क्या है बेटा 21 से डिविजिबल, ये 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर दे रहा है 17, ये क्या है 21 से डिविजिबल। तो आर क्या रखूं कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो मिनिमम वैल्यू आर की क्या होगी बेटा 17, क्योंकि अगर ये 17 हो जाएगा तो 17 इसमें से माइनस कर दूंगा, ये 21 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो पहले डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है ना बेटा, दूसरे वाले डिवाइजर से पहले वाले रिमाइंडर को डिवाइड करो, हमेशा आंसर। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन अ नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय 4 द रिमाइंडर इज 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4। देखो रिमाइंडर के ऊपर और डिविजिबिलिटी के ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो एक नंबर था n, मैंने उसको 4 से डिवाइड किया, तो बेटा 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना था 3। आपसे पूछा है कि जब मैं 2n को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बताओ। मैंने आपको क्या रूल बताया था कि अगर हमारे पास n नंबर्स मल्टीप्लाई में है या एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, आप इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करो। बेटा 4 से 2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 2। 4 से 3 को डिवाइड करो, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, रिमाइंडर कितना है 3। बेटा दोबारा से 4 से डिवाइड कर दो। ऐसा तब तक करेंगे जब तक ये रिमाइंडर 4 से छोटा नहीं हो जाएगा। तो 6 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब इसमें आपकी डायरेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर एक नंबर है n जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया, कुछ भी रिमाइंडर आया, तो जो ऑपरेशन में नंबर में करूंगा, मतलब अगर मैंने बोला कि अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो बेटा रिमाइंडर का स्क्वायर करके सेम नंबर से डिवाइड कर दो। आप जो ऑपरेशन नंबर में कर रहे हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, वही ऑपरेशन आप रिमाइंडर में करके डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2457 की पावर 754। तो आखिरी डिजिट में कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको 4 रूल लिखवाए थे, उसमें से रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे कि नंबर के लास्ट में क्या है 7। तो आपको बताया था कि अगर कभी भी नंबर के लास्ट में 2378 आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को भी 4 से डिवाइड करने का तरीका, आखिर के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, तो 4 एकम 4, 14 गया, कितना गया बेटा 4 दिया 12, रिमाइंडर कितना गया 2। तो जो उसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है ना, वो आखिरी डिजिट की पावर रख दो, यानी कि 7 की पावर 2 दैट इज 49। तो आखिरी डिजिट कितनी है बेटा 9। यहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाती, अगर पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो 2 और 8 के केस में आखिरी डिजिट हमेशा क्या होगी 6, और 3 और 7 के केस में आखिरी डिजिट हमेशा क्या होगी 1। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 133 क्या बोल रहा है कि इफ log, ठीक है, 6 बेस r इज इक्वल टू m, log 3 बेस r इज इक्वल टू n, देन व्हाट इज द log r, ठीक है, बेस r by 2 इज इक्वल टू। क्या पूछ रहा है आपसे, वो ये पूछना चाह रहा है कि log r by 2
ठीक है, बेस आर की वैल्यू बताओ क्या है। तो अगर आपको ये बेसिक देखो, अगेन बेटा बेसिक रूल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। मैंने 6 को क्या ब्रेक किया, बेस में आर चल रहा है, मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 3। अगर आपको रूल याद होगा तो a इंटू बी किस में लिखते हैं हम, मैं इसको लिखूंगा बेटा log 2 प्लस log 3। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है log 3, मैं यहां पे लिख दूंगा इसको log 2 बेस r प्लस log 3 बेस r। तो बेटा देखो log 3 की वैल्यू कितनी है n, और ये इसकी वैल्यू कितनी है पूरा m। तो यहां पे क्या पूछा है मुझसे बेटा log 2 बेस r प्लस log 3 की वैल्यू कितनी है n। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इक्वल टू किधर ले जाऊंगा, दैट इज m माइनस n। मुझसे क्या पूछा है यहाँ पे, log बेस r पे r बाई 2, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये पूछा है ना, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, मैं इसको लिखूंगा बेटा a अपॉन b को क्या लिखते हैं हम, तो log बेस r पे r माइनस log बेस r पे 2, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो log a बेस a पे वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस log 2 बेस r। तो बेटा log 2 बेस r पे वैल्यू कितनी है, ठीक है 1 माइनस n, तो 1 माइनस n n प्लस n इज द आंसर। कहां दिख रहा है आपको, डेल्टा ऑप्शन में, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9 इफ दिस इज डिविजिबल बाय 9, एंड दो स्टेटमेंट है। अच्छा ये पहला स्टेटमेंट है बेटा, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपसे बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप एक बार इसको खुद से सोल्व करो। देखो बेटा अगर आपने खुद से सोल्व किया होगा तो आपको पता है कि ये डायरेक्ट, अच्छा 9 का जो बेटा रूल है डिविजिबिलिटी का वो क्या है, लेट्स से अगर आपके पास एक नंबर है a b c और d, आपको ये बताना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते थे बेटा, सारी हम डिजिट्स का सम करते थे, a प्लस बी प्लस सी। अगर ये सम 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर ये सम 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। हमारे पास एकमात्र ये रूल है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। क्या सेकंड वाले से कोई फर्क पड़ेगा, ये तो कोई रूल ही नहीं है 9 का, मतलब ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। पूजा स्टार्टेड हर जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड गेट अ फिक्स्ड इंक्रीजमेंट एवरी ईयर। ठीक है, हर साल उसको एक फिक्स्ड इंक्रीजमेंट मिल रहा है। If her salary was 42,000 after 3 years and 6,800 after 8 years। देखो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन है बेटा सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन अगर आपको बिना सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन को आपको आता है, अगर आपको लॉजिक अच्छा है, अगर आपका इंटेलेक्चुअल अच्छा है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे, उसने क्या बोला, देखो बेटा 3 साल के बाद इसकी सैलरी कितनी है 4200 आफ्टर 3 ईयर एंड 6800 आफ्टर, ठीक है, तो 3 साल और 8 साल। तो बेटा यहां पे कोई एक नंबर रहा होगा 3 साल के बाद और 8 साल के बाद। तो 3 साल के बाद इसकी सैलरी कितनी है 4200, और 8 साल के बाद बेटा इसकी सैलरी कितनी है 6800। तो अब एक चीज देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, उसने क्या बोला कि हर महीने फिक्स एक सैलरी उसका क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो बेटा अगर हर महीने फिक्स है तो आप ये देखो कि 3 से लेके 8 तक कितने साल हुए 5 साल। तो इन 5 सालों में कितना बढ़ा बेटा 6800 में से 4200 माइनस कर दो। आप कह सकते हो कि इन 5 सालों में बेटा 2600 बढ़ा। अगर 5 साल में 2600 बढ़ा है तो एक साल में कितना बढ़ेगा, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 520। अगर एक साल में बेटा 520 बढ़ा है तो यहां से लेके यहां तक कितने साल है 3 साल में। तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 3 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी थी 4200। इसका मतलब जो इनिशियल सैलरी थी उसमें बेटा कितना इंक्रीज हो रहा है 520। तो 3 साल के बाद की सैलरी में से अगर मैं बेटा 1560 घटा दूं तो मुझे 3 साल पहले की सैलरी आ जाएगी, इजंट इट। तो बेटा यहाँ पे 0 से 0 गया, कितने ऑप्शन में है सब में है, ठीक है। यहाँ पे बेटा 10 गया, 10 में से कितना गया 4, आपको दिख रहा है डेल्टा आंसर आ गया, क्योंकि कितना सेव कर रहा था
520। कितने ऑप्शन में है? इन दोनों में है सिर्फ, ठीक है। और इसको पूरा सोल्व करके लिख दोगे बेटा, यहां से कितना गया 6 और यहां से कितना गया 2, तो 2640। तो इसकी सैलरी कितनी थी? 2640। कितना सेव कर रहा है एक उसमें महीने में या एक साल में? 520। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है। A person bought 5 tickets from a station P to a station Q and the 10 tickets from the station P to a station R. He paid rupees 350 if the sum of a ticket from P to Q and a ticket from P to R is rupees 42, then what is the fare from P to Q? Again, इसको बेटा 3 स्टार मार्क करके लिख लो, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना नंबर सिस्टम में दिखा है और इसमें हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रा का। ध्यान रखना बेटा, इसमें हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो अलजेब्रा वाली है। इंटीग्रल सॉल्यूशंस अगर आपको याद होगा मैंने बताए थे कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इस क्वेश्चन को बेटा हम करेंगे कल, ठीक है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो आप ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बेटा स्टार मार्क कराया है ये, ठीक है। इसीलिए इसको हम कल करेंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बेटा जो अभी तक के सेशंस हुए हैं उनको आप पूरा गो थ्रू कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है बेटा, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्लियर है मेरी बात? आप सारे सेशंस को बेटा गो थ्रू करो, उनको अच्छे से देखो। कहीं पे किसी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है, कोई प्रैक्टिस में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है बेटा। रेगुलर इन सेशंस को देखिए, आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा इंप्रूव होगी, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आप सभी को जय हिंद।